Assalamu alaikum. Good morning, everyone. Welcome to Rise and Shine, only on 365 News, Monday to Friday. जी हाँ, टेप ये टेप है। ये टेप है, चलती रहती है। जी हाँ, पता ना आपको, क्योंकि ये नया नया आपके लिए भी आदत बन रही है, हमारी भी। हो के बचता रहेगा ये। हाँ, तो 9 to 11 हम डेली, मंडे टू फ्राइडे, डेली भी नहीं, 5 दिन। हाँ, 5 दिन। 2 दिन इसलिए होता कि आप हमें मिस करें। तो वो मिस करने के बाद हम वापस आ गए हैं। तो इसलिए बड़ी इंफॉर्मेटिव आपके शो के क्या कहते हैं, हमारा कंटेंट है, बड़ा इंफॉर्मेटिव है, बड़ी मजेदार तरीके से बातें होती हैं और करंट अफेयर्स क्या चल रहा है दुनिया में, पाकिस्तान में, सब आपको बताएंगे अपने स्टाइल से। बिल्कुल ऐसे ही अपने अंदाज से आपको ये सारी चीजें बताएंगे। और कल का मैच देखा आपने, बड़ा मजे का मैच। इससे आगाज करते हैं ना, थोड़ा सा बात करेंगे। खेल कूद में आजकल मैं ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही हूँ। अच्छा, फिर क्या कर रही हैं? खेल कूद में मसरूफियत क्या है आपकी? नहीं, मसरूफियत रेस्ट है भाई। 5 दिन इतना आप काम करके ना, उसके बाद 2 दिन जरा लगता है कि थोड़ा सा आप रेस्ट करें, फैमिली के साथ घूमने भी जाएं थोड़ा, ये उसमें फिर खेल कूद नहीं मैं करती, ना करती हूँ ना देखती हूँ। ना खुद करती हूँ ना किसी और को करते हुए देख रही होती हूँ जी खेल कूद क्या चल रहा है। लेकिन खबर पे नजर है, पता चल रहा है कि किसी ने टाइम निकाल के आके टीम को बचा लिया, बचा लिया। ठीक है। ओह गॉड। लेकिन कल परसों क्या वाकया हुआ है, वो वाला, वो जो फ्लाइट में टर्बुलेंस और वो सारी चीजें, क्या मतलब? मैं तो पहले, एक तो मेरा पता है मसला, मेरे से बहुत सारे ना फोबियाज हैं। एक उसमें फ्लाइट फोबिया, मैं ज्यादा इसलिए मैं ट्रैवल नहीं करती कि मुझे डर लगता है। और अभी जो वीडियोस देख ली ना, आसपास हो जाए और डर लगता है। अब तो फिर 1 साल के लिए गई, मैं कहीं नहीं ट्रैवल करूंगी। लेकिन वो वाकई इतनी खौफनाक फ्लाइट थी जो कराची से चली लाहौर की तरफ, और वहाँ जो कुछ इसमें अदनान सदीकी भी थे, कुछ और भी जाने माने लोग थे, और कुछ ने रिकॉर्ड भी किया, वीडियो बनाई, तो बड़ी हॉरिबल थी भाई। कितनी फैमिलीज थी वहाँ, इतनी खौफनाक फ्लाइट जो कि तूफान में फंसी। और ओह माय गॉड, मुझे लेकिन फिर भी मेरा सवाल ये कि पता नहीं होता वैसे एयरलाइंस वालों को, ये पहले प्रिडिक्ट नहीं होता कि कितना बड़ा तूफान है और वहां है और हम फिर भी फ्लाई कर रहे हैं। ये भी मुझे भी ये सवाल बिल्कुल ऐसे ही है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है यहाँ, मेट ऑफिस से आपकी कोऑर्डिनेशन होती है कि मौसम कैसे चल रहा है। फ्लाइट स्केड्यूल मुतासिर इसीलिए होता है कि रुक जाती है, डिले हो जाती है फ्लाइट्स। लेकिन ये पता नहीं क्या हुआ है, तो अचानक हुआ। मेट ऑफिस ने उसके बारे में कोई अलर्ट जारी नहीं किया था, समझ नहीं आया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के सब बच गए, फ्लाइट लैंड कर गई फाइनली। लेकिन फिर इतना बड़ा रिस्क लिया किसने और क्यों लिया? क्या पता नहीं था, क्या अचानक था? तो इसका मतलब है कि कभी भी कुछ हो सकता है, विच आई डाउट, बिकॉज आई थिंक इनको वेदर फोरकास्ट होती है, पता होती है बहुत सारी चीजें। तो लाहौर में बैड वेदर था, तो ये फ्लाइट क्यों गई लाहौर की तरफ? गई ही क्यों? वैसे ही हमें आदत है, फ्लाइट कैंसिल हो रही है, डिले हो रही है, और इस दफा तो सही रीजन, बिल्कुल मतलब कोई फ्लाइट का, एयरलाइन का मसला नहीं, वेदर का प्रॉब्लम का मसला था। और आप देखें ना, जब आपके ऊपर मुसीबत आती है तो आप देखें क्या मनाजिर होते हैं। फिर आप सिर्फ अल्लाह को याद कर होते हैं, और उसके बाद फिर आप दुनियावी कामों में ऐसे लग जाते हैं कि भूल जाते हैं सब कुछ कि हम क्या जाती करें। तो क्यों ये क्यों इतना बड़ा रिस्क लिया गया, ये एक सवाल है। बिल्कुल मौसम। अच्छा, मौसम की भी बात हमने करनी है। बड़ा अजीब सा एक मौसम है। इस्लामाबाद में हेल स्टॉर्म फिर आया और लाहौर में एकदम से आंधी तूफान की सूरत हाल बनी। तो वो कुछ इम्बैलेंस सा है, जो वेदर चेंज हो रहा है उसके हिसाब से समझ नहीं आ रहा। अच्छा, वो आपको फ्लाइट के दिखाएं कुछ? दिखाएं अगर। हाँ, और डरा दो, तो मैं हमारे डायरेक्टर और डराना चाह रहे हैं, ताकि ना मैं छुट्टी लूं ना मैं कहीं जाऊं, शो चलता रहे। पीसीआर है आपके पास, वो मनाजिर तो दिखा दें। जी बिल्कुल, बात हो गई है तो फिर दिखाइए। इतनी खौफनाक मतलब चीज, जिस तरह वो जहाज हिल रहा था, टर्बुलेंस थी, और ऐसे वाकयात हो चुके हैं, बिल्कुल ऐसे उफ, तौबा, मैं कहती हूँ कितने भाई दिखा, अगर है तो दिखाएं ना, वरना इस तरह था कि वहां के जो पैसेंजर्स थे, उन्होंने मैसेजेस तक अपनी फैमिली को कर दिए थे कि शायद वो ना बचें। बहुत ज्यादा होता है ऐसा, जब आप ट्रैवल करते हैं तो कभी कभार लैंडिंग करते वक्त टर्बुलेंस आ जाती है ऊपर, जब आप होते हैं तो ये कोई इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं, ये हमारी लोकल एयरलाइन है जो कराची से लाहौर ट्रैवल कर रही थी और तूफान में फंसी है। और क्या मतलब बहुत ही खौफनाक मंज़र। आप टर्बुलेंस का लेवल देखो। हाय ज़ोएब, बहुत मुश्किल है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने जान बचाई, इसलिए हम जरा थोड़ा सा हंस भी रहे हैं। ये देखो ये क्या उस वक्त ये जो वीडियो बना रहे हैं, और फिर आप देखें ना कि सब बस अल्लाह ही को याद कर रहे हैं। और अदनान सिद्दीकी ने भी ये कहीं शायद कहा है कि बस मैंने अपना फाइनल नोट लिख दिया था, सोच लिया था कि मुझे क्या कहना है। तो खैर ये बचत हो गई, और जरा एहतियात की जरूरत है हमें। एयर ट्रैफिक कंट्रोल और ये सारा वेदर सिस्टम, मेट ऑफिस वगैरह, हाँ, इनको देखना चाहिए। बिल्कुल पूछना चाहिए कि ये फ्लाइट गई ही क्यों थी, कि जब पता था कि देयर इज गोइंग टू बी अ स्टॉर्म, बैड वेदर है ये वो, तो हम किसने इतना बड़ा रिस्क लिया? बिल्कुल ऐसे। तो खैर वापस आइए, और अब हम जरा स्टोरीज भी शामिल करते हैं जो मैं आपसे बात कर रहा था। आपने तो मैच देखा नहीं, लेकिन कल फाइनल था पीएसएल का,
और मैं तो खबर वो सुन रही हूँ कि मैं अपनी टीम की खातिर आ गया। हाँ। नाश्ता मैंने कहीं और किया, वो सिकंदर खाना रज़ा है। मैंने कहीं और खाया, सिकंदर ड्यूटी रज़ा फ्री है। से मैंने इतनी चॉकलेट्स उठाई और मैं आ गया सिकंदर अपनी रज़ा है, टीम की वो खातिर। पाकिस्तान हाउ में रहते नाइस थे। इज दैट, मतलब ये पीएसएल की ज्यादा खबर ये इस वक्त चल रही है, ये आपको खबर पता है। है? देखिए वो सिकंदर रजा उनका नाम है और वो पाकिस्तान में ही रहते थे, फिर वो यहाँ से डोमेस्टिक क्रिकेट उन्होंने खेली है थोड़ी सी, फिर वो जिम्बाब्वे चले गए और जिम्बाब्वे की टीम में उनकी सिलेक्शन हो गई, तो जिम्बाब्वे को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन पीएसएल में तो जब फ्रेंचाइज लेती है प्लेयर्स को, इंटरनेशनल प्लेयर्स को, तो वहां से फिर इनको पिक किया गया और लाहौर कलंदर्स में वो खेले। तो खैर अपनी टीम का मैच था, वो खेलने वो गए वापस और फिर उसके बाद फौरन आए और फौरन आके मुझे रेस्ट लगता भी है नहीं दो किया। कश्तियों में और आप टीम कैसे तैर सकते हैं? ये franchise ये साबित cricket कर में- दिया इन्होंने सिकंदर ने कि इट इज पॉसिबल। ये होता है। हाँ, थोड़ी मुकद्दर थकन का हो सिकंदर जाती है बन गया। ज्यादा, लेकिन वैसे आप कर सकते हैं हाँ। वैसे मैनेज। तो दिलचस्प मुकाबले के बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स को 6 विकेट से शिकस्त दी लाहौर कलंदर्स ने और ट्रॉफी लिफ्ट की, पीएसएल 10 का टाइटल अपने नाम किया। लाहौर में खेले गए मैच में, अच्छा ये तो बताया मैच में हुआ क्या, लेकिन क्राउड जैम पैक था, यानी एक सीट भी खाली नहीं थी। नादिया। ये बहुत अच्छी और पाकिस्तान जिंदाबाद के बहुत नारे ही और अच्छी एक बात माहौल ही बहुत जबरदस्त था, जैसे पहले हमने 80s वगैरह में देखा है ना, कभी पाकिस्तान में वो माहौल नजर वो आ रहा सीन था। वो वेरी scene था। नाइस। अच्छा ही ये तब देखिए ना लगता आप, है कि देखिए जब सब लोग आए अपने, मतलब पाकिस्तान की टीम्स है ना सारी, तो अपनी क्रिकेट को, अपनी लीग को जो है जरूर सपोर्ट करना चाहिए। शाबाश। बिल्कुल ऐसे ही है। तो 201 रन का टारगेट दिया कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, जिसको बासानी तो नहीं कह सकते, बड़ी मुश्किल एक नेल बैटिंग सिचुएशन आ गई थी एट द एंड ऑफ द मैच, और फिर हसन रजा ने और उसने, क्या हसन रजा ही नाम है इसका? जी हाँ, तो खेलकूद के मैदान में सिकंदर रजा, हाँ, ये सिकंदर हमारी रजा। ताजा खबर है। और ये मुझे बताएं कि लाहौर वाली टीम थर्ड टाइम जीती है, हैट्रिक है इनकी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। लाहौर इससे पहले भी टाइटल जीत चुकी है, 3 साल से ये इस टाइटल अपने नाम किया इन्होंने, और एक और अब मैं इनको सपोर्ट करूंगी नेक्स्ट ईयर। अच्छा वेरी मैंने वैसे इस गुड। और दफा फिर 5-6 दफा टीम अपनी चेंज की है लीग में। और फिर सॉरी, इस्लामाबाद जीत जाए, हाँ, ऐसा हो जाए। इस्लाम आप लाहौर को सपोर्ट करें? क्वेटा मेरी, आई लव क्वेटा। सही है। और ये भी रिकॉर्ड बनाया इन्होंने फ्रेंचाइज क्रिकेट में, जितनी भी ये लीग्स होती है पूरी दुनिया में, कि 201 रन कभी चेज नहीं हुए, तो ये उन्होंने चेज किया। ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है कि किसी भी लीग क्रिकेट में 201 रन चेज किया फाइनल। और अब नेक्स्ट सीरीज मुझे पता है बांग्लादेश के साथ है, उसकी जी, तैयारियां हो रही हैं। उसकी तैयारी हो आई एम सो एक्साइटेड। और ये हमारे क्योंकि मेहमान हैं और हमारा बहुत दोस्त मुल्क है, हमें सपोर्ट करता है, हमने भी जाना है इस लीग को सपोर्ट करना है। लीग बिल्कुल। होती है, ये लीग होगी, क्या होगा, मैच होता है, लीग है, नहीं ये लीग नहीं होगी, मैच होंगे, 3 मैचेस होंगे, T20 जो भी, मैचेस होंगे। मैं जा रही हूँ और आपको भी आना है वहां। अच्छा मैच से मुताल्लिक तो मैंने आपको बताया कि कैसा मजे का मैच हुआ, लेकिन उसके साथ साथ जो ओवरऑल माहौल था, पीएसएल 10 का फाइनल पाक बहरिया के नाम किया गया था, और पाक बहरिया की खिदमात के एतराफ़ में ये पीएसएल फाइनल को मंसूब किया गया पाक बहरिया के नाम से, और शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया। पाक बहरिया को खराज तहसीन पेश किया गया, हर तरफ सब्ज़ लाली परचमों की बहार थी, शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा भी हुआ, स्टेडियम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने भी तकरीब में शिरकत की। तकरीब के Look at मनाज़िर this, देखे, हाँ। so grand। हाँ, और फिर बीच में जब ब्रेक होता है एक इनिंग्स के बाद, तो कौमी तराने और फिर दिस मिली इज नगमे भी पाकिस्तान शामिल किए गए। सेलिब्रेटिंग, माशाल्लाह। ये देखिए तो क्या ये जनाब जबरदस्त पीएसएल 10 का फाइनल पाक बहरिया के नाम रहा। अच्छा जी, तीसरी हमारी टॉप स्टोरी है, बड़ी इंपॉर्टेंट टॉप स्टोरी। वजीर आजम पाकिस्तान बड़े अहम दौरे पर हैं और तुर्की के दौरे पर हैं। उन्होंने मुलाकात की है तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से, और वहाँ बहुत से मामलात पर गुफ्तगू होगी। आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान भी उन्होंने देखिए, जाना इन्होंने है, हमारे लिए क्योंकि बहुत 6 रोज़ा बड़ा स्टैंड लिया है, दोस्ती दिखाई है। क्योंकि जिस तरह अब इंडिया इनके खिलाफ खड़ा हो गया है ना कि जी इनकी टूरिज्म को बायकॉट करो, इनके साथ ट्रेड नहीं करना, ये, और इन्होंने दुनिया के सामने हमसे जो है ना दोस्ती का हक अदा किया है। बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने ये स्टेटमेंट्स भी आई हैं उनकी वजारत दिफा की तरफ से, और रिगार्डलेस ऑफ द लॉस, लाइक हमारे फ्रेंड्स हैं, पाकिस्तान हमारे दोस्त हैं, हम इनकी सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल ऐसी की उन्होंने तैसी। वाज़ेह तौर पर कहा। और यही देखिए मुलाकात चाहिए के दौरान आप देख रहे हैं कि ये गर्मजोशी नजर आ रही है, बाकायदा वो एक दोस्ती और पाक तुर्की की। बस जिसने बाहर जाना ना इस दफा भी आपने बाकू जाए घूमने, हाँ, टर्की जाए, बस आज़रबाईजान बस बस बिल्कुल सही है। हलाल बिल्कुल खाना, ऐसे ही। इतने अच्छे लोग, इतनी प्यारी उसकी उनकी वो होस्ट हैं, कहीं और क्यों जाना है आपने, यूरोप बिल्कुल वगैरह बाहर क्यों जाना है, तो यहाँ इसके जाइए। साथ साथ वजीर दिफा से, तुर्की के वजीर दिफा से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात हुई है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात वजीर दिफा से हुई है, और दिफाई शोबों में ताउन से मुताल्लिक उसमें भी तबादला ख्याल किया गया। तो ये इंतहाई अहम
ये दौरा, जिसमें वजारत इत्तलात भी है, वजीर इत्तलात भी मौजूद है। देखा बिजनेसेस और वगैरह, जी ये ट्रेड बिल्कुल, ये तिजारत से मुताल्लिक़ बड़े मुआहदे मनी होंगे, मनी मनी वो भी बिल्कुल डिस्कस ऐसे ही होना है। वेरी people to नाइस। people कांटेक्ट की बात होगी। तो ये सारी चीजें, ये हमारी तीसरी टॉप स्टोरी। अच्छा, चौथी टॉप स्टोरी हमारी जरा एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई क्या? है। सदाबहार गीतों के खालिक वजाहत अत्रे को पिछले 8 साल बीत गए हैं और वजाहत अत्रे ने निस्फ सदी तक फिल्मी दुनिया पर राज किया है। 400 से ज्यादा फिल्म्स में 2500 से ज्यादा गीत उन्होंने तख्लीक किए हैं और हमेशा उनको याद है। कोई नेट साउंड है, अगर उनको थोड़ा सा ट्रिब्यूट भी देते चले, आपके पास है पीसीआर? ये पुराना है, आपको पता है बटन बटन सारी सेटिंग्स का है। मैंने पूजा है जिसे वो मेरा साजन तू है। अंजलिया बना दो, इंडिया की चमका दो, कि आए मेरे साजन। क्या भाई, क्या गाने होते थे ये, गाने होते थे। खूबसूरत, हसीन, क्या मेलोडीज और क्या क्या बेहतरीन। शायरी, हमारा composition। म्यूजिक उस वक्त बहुत ज्यादा बहुत फिल्मी म्यूजिक, बड़ा मशहूर मकबूल उसके गीत होते थे, एवरग्रीन लेकिन एवरग्रीन। आज भी आप सुने ना तो आपको इतना अच्छा लगता है, इतना रोमांटिक है। मैं तो कहती हूँ इनके रीमिक्सेस होने चाहिए, बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल ना, इन गानों के रीमिक्स करें ताकि जो नई जनरेशन है वो भी सुने इनको। अच्छा जी, तो ये हमारी टॉप स्टोरीज हो गई। अब हम बढ़ते हैं अपनी पहली खबर की जानिब। भारत की कोशिशें, हर महाज पर वो कोशिश करता है, मुंह की खाता है, तो इस बार भी भारत ये कोशिश कर रहा है कि मुआशी तौर पर पाकिस्तान को कमज़ोर किया जाए, सिंगल आउट किया जाए और गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया जाए, जिसकी वजह से वो फैटफ को ये बताया जा रहा है कि वो डोसिया वगैरह लिखेंगे। क्योंकि थोड़ी सी हम हिस्ट्री बताए थे कि 2022 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला गया और ये ग्रे लिस्ट में आना जाना कुछ ममालिक ऐसे होते हैं जो आते हैं, पाकिस्तान इससे पहले आ चुका है, निकल चुका है। तो 2022 में पाकिस्तान निकल चुका था क्योंकि जितनी भी शराइत थी फैटफ की तरफ से पाकिस्तान ने वो पूरी की थी। टेरर फाइनेंसिंग से मुतालिक और मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक फोकस है इस इदारे का और पूरी दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम को बचाने के लिए, सिक्योर करने के लिए ये इदारा काम करता है। तो जिन ममालिक में वो देखता है कि गुंजाइश है काम करने की और बेहतरी लाने की, इस्लाहत लाने की, वो गाइडेंस देता है और अगर गाइडेंस पे अमल होता है तो फैटफ की लिस्ट से निकल जाता है। तो इस तरह पाकिस्तान 2022 में निकला। लेकिन भारत का एजेंडा क्लियर है अब दुनिया को कि पाकिस्तान के पीछे पड़े हैं, तंग करते हैं, बिल्कुल। झूठे इल्जाम लगाते हैं, तो ये तो उनको भी अब नजर आ रहा होगा बिल्कुल ऐसे ही है। किस बेस पे। लेकिन ये कि वो अपनी कोशिशें जारी रखेगा। पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की से भारत खाइफ है। IMF की इमदाद पर भी एतराज भारत को बहुत ज्यादा है कि IMF क्यों पाकिस्तान को फंडिंग कर रहा है। तो इस पर हम बात करेंगे। IR एक्सपर्ट हामिद खान अल-मशरिकी साहब ने ज्वाइन किया। हामिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। देखिए, भारत तो अपनी सी कोशिश हर जगह करेगा। जंगी महाज पर उन्होंने शिकस्त खाई है, सिफारती महाज पर भी वो शिकस्त खा रहे हैं, लेकिन फैटफ में अब वो कोशिश कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान 2022 में निकल चुका है इस लिस्ट से। तो क्या मुमकिन तौर पर मूव हो सकता है भारत का इसको लेकर? देखिए, बात ये है सुहेब कि पाकिस्तान को जब दूसरी बार फैटफ में डाला गया 2018-19 में, तो पाकिस्तान पर जो इल्जाम लगाए गए और उसके बाद फैटफ यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फ्रांस ने जो पाकिस्तान को 28 के करीब मुख्तलिफ इकदाम करने का कहा, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से, पाकिस्तान ने वो 28 के 28 शराइत बल्कि कुछ और मजीद हिफाजती इकदाम किए, जिसके नतीजे में फैटफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला। अच्छा, इसके बाद पाकिस्तान ने मतलब एक चीज बड़ी वाज़ेह तौर पर महसूस की उस वक्त भी कि ये इंडिया था जिसने झूठ और सच बोलकर पाकिस्तान को जबरदस्ती फैटफ की ग्रे लिस्ट में शामिल करवाया। और उस वक्त भी 2021 में भी एक बार मौका आया, 2020 में भी आया, जब पाकिस्तान को निकालने लगे और उस वक्त भी भारत ने नाजायज दबाव डालकर अपना असर और रसूख इस्तेमाल कर पाकिस्तान को मजीद 2 साल फैटफ में घसीटा गया। पूरी दुनिया को ये समझना होगा कि भारत जो खुद टेरर फाइनेंसिंग करता है, भारत जो खुद मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, भारत जो खुद बेशुमार इलीगल, अडानी का इतना बड़ा स्कैंडल आया, फिर उसके बाद उनके यहाँ करप्शन के दूसरे स्कैंडल आते हैं, खुद जो ग्रे लिस्ट में होना चाहिए, वो पाकिस्तान के खिलाफ जिस अंदाज का प्रोपेगेंडा करता है, उसके अंदर जिस अंदाज में ये मिसगाइड करता है, मेरा ख्याल ये है कि अब दुनिया को भी ये समझना होगा और देखना होगा कि एक मुल्क अपनी इंडिविजुअल दुश्मनी की वजह से किसी दूसरे मुल्क को
मालियाती तौर पर अगर वो कमजोर करने की कोशिश करता है तो ये बैन अल-अक़वामी कवानीन के भी खिलाफ है। और सबसे बढ़कर ये कि ये एक ऐसा झूठ बांधता है पाकिस्तान पे जो कि अब पूरी दुनिया पे आश्कार हो चुका है। मेरा नहीं ख्याल कि मौजूदा हालात में फैटफ जो है वो किसी भी हालत में पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन लेगा, बल्कि इसके ऊपर मैं अभी आर्टिकल भी एक लिख रहा हूँ कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो खुद इंडिया को फैटफ में शामिल करने की बात करे, जहां पर क्रिप्टो फ्रॉड में ये है, हर फ्रॉड में ये है। मिडिल ईस्ट में कितनी कंपनीज जो रातों रात लोग गायब हो रहे हैं वो इनकी हैं। इतना फ्रॉड ये लोग करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल उसको कवर अप कर देते हैं कि जैसे कुछ नहीं हुआ। कोई पाकिस्तानी की बात हो तो फौरन उसको हाईलाइट करते हैं दुनिया भर में। आपको हामिद साहब क्या लगता है कि इसमें इनके अपने ये कौन से ममालिक है जिनके ऊपर ये जो है दबाव डाल सकते हैं? देखिए नादिया, इसके अंदर हमेशा इसने टिपिकली वही हरबा इस्तेमाल किया जिसमें इसने अमेरिका को इस्तेमाल किया, फ्रांस को इस्तेमाल किया, यूनाइटेड किंगडम को इस्तेमाल किया, बल्कि लास्ट टाइम यूएई तक को उन्होंने इस्तेमाल किया। और जो भी आपने क्रिप्टो के हवाले से बात की है, बिल्कुल ऐसे ही है। इंडिया ने, मैं बार बार बता रहा हूं कि दुबई को अपना मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरे इलीगल कामों के लिए सेफ हेवन बनाया हुआ है, जिसकी वजह से मैंने एक दो बार लिखा और कहा कि दुबई की हुकूमत को भी गौर करना होगा कि क्या वो एक ऐसे मुल्क को खुलेआम काम करने की इजाजत दे सकते हैं जो टेरर फाइनेंसिंग के लिए वहां की सरजमीन इस्तेमाल करता है, जो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए वहां की सरजमीन इस्तेमाल करता है, जो अपने फॉरेक्स और क्रिप्टो और दूसरे फ्रॉड्स के लिए यूएई की सरजमीन इस्तेमाल करते हैं। तो बात ये है कि अब दोनों तरफ से हकायक जानना बड़ा जरूरी है, और हकायक जब होंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की फतह होगी। पाकिस्तान को हमेशा झूठे प्रोपेगेंडा में फंसाया गया है नादिया, वरना इस तरह पाकिस्तान को नहीं ये। अच्छा, मुझे ये बताएं, जैसे नादिया भी ये बात कर रही है, इसको आगे लेकर बढ़ते हैं कि हमें ये चाहिए कि हम उनके यहाँ जो टेरर फाइनेंसिंग हो रही है या पाकिस्तान में वो जो टेरर फाइनेंसिंग करा रहे हैं और पाकिस्तान की हुदूद का ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो हमें भी डोजियर कोई देना चाहिए भारत से मुताल्लिक, ताकि हमारे पास पहले से ही उनका काउंटर हो। जी बिल्कुल, डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर तो टेरर फाइनेंसिंग कर ही रहा है, उसके अलावा इसने कनाडा में टेरर फाइनेंसिंग की है। जो उसने वो पनवार सिंह का कत्ल किया, उसके अंदर फाइनेंसेस इन्वॉल्व थे, किस तरह उजरती कातिल लिए गए, सारा कुछ किया गया। अमेरिका के अंदर इन्होंने फाइनेंसिंग की है। तो इस हवाले से पाकिस्तान के पास भी बहुत एविडेंस है जो पाकिस्तान को ऑफिशियली भी देना होगा। और मैं तो बार बार कहता हूँ कि जो गार्डियन की रिपोर्ट आई जिसके अंदर उसने कहा कि इंडिया जो है वो 20 से जायद मुख्तलिफ अंदाज में जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करता है, उसमें सबसे ज्यादा जो हथियार इस्तेमाल करता है वो पैसों का लेन देन है, मनी लॉन्ड्रिंग है, और उस गुजरती कातिल का तरीकाकार है। सो मेरा ख्याल है कि इंडिया के ऊपर डोजियर के साथ साथ खुद जो फैटफ है उसको भी देखना होगा। बिल्कुल, और आपने सही कहा कि इस दफा अगर वो कोई बात करते हैं तो दुनिया के सामने आ गया। इनकी अपनी जो मीडिया है वो अपने मीडिया को गालियां दे रहा है कि भाई आप लोग इतने झूठे हो, इतनी झूठे खबरें आपने फैलाई हैं, कितना गलत दुनिया को जो है तासुर दिया है। तो ये तो वाकई इनको तो किसी को साइड लेनी नहीं चाहिए, बल्कि जो सपोर्ट करेगा वो भी फंसेगा। देखिए नादिया, कल जो है वो अमेरिका के अंदर शशि थरूर ने इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की पहलगाम हमले के हवाले से, इंडिया के हमले के हवाले से, और पाकिस्तान के ऊपर मैं हैरान हुआ। मैंने उस पर आज आर्टिकल भी लिखा और प्रिंट हुआ है कि भाई पूरी दुनिया में कभी ऐसे नहीं होता कि ऑफिशियल्स, यानी एक आदमी ऑफिशियल विजिट के ऊपर है वो इतने बड़े बड़े झूठ बांध रहा है कि उसके अंदर वो हकायक को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा है। उसके अंदर वो पाकिस्तान पर वही इल्जामात लगा रहे हैं जो उनका मीडिया लगाता है, और वो कोई उनकी साख नहीं, कोई उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं। बहसीयत एक हुकूमती नुमाइंदे के अगर वो इस तरह का झूठ बोलेगा और अमेरिका जैसे मुल्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो उसके ऊपर मेरा ख्याल ये है कि खुद एक तरह से चार्जशीट बनती है। खुद इससे साबित होता है कि उनके पास हकीकत में कुछ नहीं है, बल्कि उन्होंने हमेशा झूठ का सहारा लिया है। और जो सच बोलने की कोशिश करता है हामिद साहब, उनको सजाएं। इनके अपने जो सिख जनरल्स हैं, आर्म फोर्सेस में जो लोग हैं, उनके ऊपर कोर्ट मार्शल अब ये कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहा कि नहीं लड़ेंगे, ये झूठे इल्जाम है, पहलगाम अटैक ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, तो उनके अभी कोर्ट मार्शल कर रहे हैं अपने लोगों के। देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक लफ्ज पकड़ा हुआ है देशद्रोही, और देशद्रोही के नाम के ऊपर वो कभी कांग्रेस में राहुल गांधी के ऊपर इल्जाम धरते हैं, कभी वो सिखों के जनरल्स के ऊपर इल्जाम धरते हैं। यानी हर वो शख्स जो इनको आईना दिखाने की कोशिश करे। अच्छा, मुझे बताएं सर एक चीज और सवाल मुझे, देखिए पाकिस्तान के अंदर हमें भी तो अपने अंदर देखने की जरूरत है ना। हम टैक्स रिफॉर्म्स की हमेशा हम बात करते हैं,
हम इकोनॉमी को रजिस्टर करने की बात करते हैं। तो देखिए ये इकदाम तो बहुत जरूरी है ना, अभी तक इसमें वो रिफॉर्म्स उस तरह लाई नहीं गई है। तो क्योंकि फैटअप ने जब हमें ग्रे लिस्ट में डाला था तो आपको पता है कि सब वो हालात वाकयात क्या थे, हमने कोशिशें करके उससे निकल गए। तो मुझे इस सवाल का जवाब भी दें कि कैसे पाकिस्तान इन चीजों पर नजर रख सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ अनरिकॉर्डेड अनरजिस्टर्ड इकोनॉमी भी चल रही है साथ साथ। जुहैब देखिए, पूरी दुनिया के अंदर इसको एक मुतवाजी मईशत कहते हैं, पैरेलल इकोनॉमी होती है। इसको सिर्फ ये देखना होता है कि आप किस हद तक अफोर्ड कर सकते हैं, किस हद तक आपकी मईशत उसका वजन उठा सकती है। पाकिस्तान के अंदर बिलाशुबा जो पैरेलल इकोनॉमी है वो बहुत बढ़ गई है और उसके लिए टैक्सेशन की बहुत जरूरत है, उसके लिए कानून साजी की बड़ी जरूरत है। लेकिन इस सब के साथ साथ जो बुनियादी बात यह है कि वो हम बार बार ये करते हैं कि ये वो इकदाम है जो हुकूमत ने अपना मुआशी अहदाफ हासिल करने के लिए करने हैं, अपनी आप मईशत को बेहतर बनाने के लिए करने हैं। लेकिन इस सब के साथ साथ जो सबसे अहम बात है वो ये है कि हुकूमत ने, मैं तमाम पिछले कोई 8 साल की तमाम हुकूमतों को इसमें क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने ये काम किया, खुद को मैक्सिमम डिजिटलाइज किया, बैंकिंग को बेहतर किया गया, सिक्योर किया गया, ताकि कम से कम इलीगल या मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड एक्टिविटी हो। जहां तक टैक्सेशन की बात है, बिल्कुल इसके ऊपर काम हो रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये तो वो चीज है जो पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत जरूरी है। और ये हुकूमत को और इसी चीज को ना एक्सप्लॉइट करते हैं और ये हमने सीखा है। अब हमें अपनी वीकनेसेस वाकई पिन पॉइंट करनी चाहिए। हम इसमें बहुत अच्छे हैं, इसमें बहुत अच्छे हैं, ये जो वीक कॉर्नर है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मुझे थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया। मुझे जो वीकनेसेस अभी अपने अंदर नजर आई है ना ये जंग के बाद, एक तो बलूचिस्तान को स्ट्रॉन्ग करना है, यूनिटी, वहाँ के लोगों की खुशी खुशहाली बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये कि एज अ नेशन अब हमें फोकस अपनी इकोनॉमी पे बहुत ज़रूरी है कि हम करें, जीडीपी हम अपना बढ़ाएं, क्योंकि इस चीज़ से इंडिया हमें एक्सप्लॉइट करता है, खेलता है इस चीज़ से। तो हमारे ये जो लोन्स वोन्स लेने वाले सिलसिले अब ख़त्म होने चाहिए। हमें खुद अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी इकोनॉमी को रजिस्टर होना है। बिल्कुल, इकोनॉमी को रजिस्टर होना है। हम ये जब भी तो कहते हैं टैक्स रिटर्न जमा कराएं आप, क्योंकि देखिए इल गॉटन मनी होती है और उसके बाद वो मनी लॉन्ड्रिंग होती है किस तरीके से, मल्टी लेयर्ड, एक जैसे अनियन की एक लेयर्स होती है ना, उस तरह लेयर्स बना के लोग अपने पैसे को छुपाते हैं। तो ये फैटफ जो है ऑब्जर्व कर रहा होता है ये चीजें, ठीक है, उसकी वजह से फिर गाइडेंस। तो हमें चाहिए कि अपने अंदर अपने घर को भी जरा थोड़ा बेहतर करने की, ताकि हम इन मामलों से बहुत दूर चले जाएं और तरक्की के रास्ते पर। और ब्रेक के बाद जरा गोल्ड की प्राइसेस पे भी बात करेंगे। अब तो छल्ला ही अगर आप किसी को दे देंगे ना शादी पे, वही बड़ी बात होगी। और कुछ नहीं अफोर्ड कर पाएंगे शादियों पे, छल्ला वही होगा। बस खाली अल्फाज से ही मोहब्बत का इजहार होगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। कीप वाचिंग, गुड मॉर्निंग। बस अल्फाज का इस्तेमाल करें, देने क्या गिफ्ट क्या। गुड मॉर्निंग एवरीवन, देख रहे हैं आप राइज एंड शाइन ऑन 365 न्यूज और मैं मॉडर्न कुड़ियां ते मॉर्निंग शो करन चलियां। बहुत अरसे बाद ये बोला मैंने, बहुत अरसे बाद बोला, थोड़ा सा जरा लाइट फील कर रही हूँ। हाँ, तो वैसे ही वीकेंड के बाद तो मॉडर्न कुड़ी आज क्या करने लगी है। मॉडर्न मुंडा जो है, मुझे ये बताएं आपके क्या इरादे हैं। वैसे वीकेंड पे क्या किया तुमने जुहेब? मैंने क्रिकेट खेली, एक्सरसाइज की, थोड़ा सा रिलैक्स किया, सोया, ठीक है, ये सारे काम किए। मैं तो बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं की। मैं तो 2 कदम नहीं चली हूँ। मैंने इतना रेस्ट किया ना, पता नहीं क्यों अजीब सी ना एक नींद। उठ रहे हैं सो रहे हैं, उठ रहे हैं सो रहे हैं। नहीं रूटीन है ना मेरी ये शो की वजह से, तो थोड़ा सा कुछ ऑफ। और बस फिर मंडे आ गया तो वो 4-4, 5-5 अलार्म बजना शुरू हो गए और बस फिर मुझे तो पता क्या लग रहा है कि जो पिछले हफ्तों की थकन थी ना, जो हम सो नहीं रहे थे, बिल्कुल टेंशन स्ट्रेस सभी उससे गुजर रहे थे, वो जो है ना वो अभी नींदें पूरी हो रही है। हाँ, सोते हुए क्या हुआ मुझे, मैं सो रही हूँ, सोने की कोशिश कर रही हूँ, नींद नहीं आ रही, एकदम मुझे लगा जलने की स्मेल आई, इतनी शदीद। ये तो मुझे होता बहुत दफा कि किसी ने, मैं सोते सोते कहती हूँ कौन, ये मेरी आदत है, कौन, कोई भी नहीं होता। पता नहीं क्यों मुझे मेरे कान में आवाज आती, किसने खटखटाया। और कल तो हद ही होगी, फैसल कह रहे मुझे तुमसे डर लगता है, जलने की आवाज। फैसल ऑफिशियली कह दिया, ना दिया, मुझे तुमसे डर लगता है। मैंने कहा कुछ जल रहा है, कहीं कुछ जल रहा है। मैं भागी हूँ, घर में देख रही हूँ कि कोई कैंडल जली रह गई, कुछ भी नहीं था। लेकिन इतनी शदीद सोते हुए आपको जलने की स्मेल कैसे आ सकती है? देखिए आप सोचे हो, इसका मतलब है दुश्मन जल रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरा दिल जल रहा है। ये मतलब भारत में ही जल रहे हैं, जो स्मेल मुझे इधर आ रही है। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ जी, कुछ जरा हमारे यहाँ जो इवेंट्स हो रहे हैं उससे तो भारत वाकई भारतीय जल रहे हैं भाई, भारतीय हुकूमत जल रही है, क्योंकि PSL 10 का जबरदस्त इख्तिताम हुआ है और एक बेहतरीन मुकाबला हुआ लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान।
लाहौर कलंदर्स ने मैदान मार दिया, लाहौर का ही ग्राउंड था, क्राउड भी लाहौर का ही था, और एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद एक बार फिर ट्रॉफी लिफ्ट की शाहीन शाह अफरीदी ने। 201 रन बनाए क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने, और उनकी तरफ से हसन नवाज ने अच्छी इनिंग्स खेली, 76 रन की इनिंग्स खेली 43 बॉल्स पर। फहीम अशरफ ने लेटर ऑन बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे 28 रन बनाए क्विक नॉक 8 बॉल्स पर। और फिर जब बारी आई लाहौर कलंदर्स की तो ये कहा जा रहा था कि 201 बड़ा ऐसा टोटल है जो मुश्किल हो जाएगा चेस करना, और एक मौके पर हो भी गया था, लेकिन परेरा ने जो जबरदस्त तरीके से बैटिंग की है, और फिर उसके बाद सिकंदर रजा उन्होंने अब वो तो उनको तुम खबरें ही सुन रही हूँ जी। तो हमें दो बड़े ही जबरदस्त गेस्ट ने ज्वाइन किया है, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट है दोनों, अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, और शाहिद हाशमी भाई ने हमें ज्वाइन किया है। दोनों ही इस वक्त हमारे साथ हैं, और दोनों तजिया देंगे। हमारे बड़े प्यारे हैं, बड़ा मोहब्बत का रिश्ता भी है इनसे मेरा। वो कैसे? बस है नहीं वो बताओ, नहीं वो बताओ। अच्छा, पुराना ताल्लुक है, अभी बताओ पुराना ताल्लुक है। मोहब्बत का रिश्ता कैसे? अच्छा चलो बताएंगे बाद में। हाँ जी, तो अब्दुल माजिद भट्टी मैं साहब लिख रही हूँ, मार कर रही हूँ, कैसे कैसे? अच्छा हाँ जी, भट्टी साहब बताइए कैसा रहा कल? बहुत ही एक यानी मेगा इवेंट हुआ। हमने ये देखा पीएसएल में शुरू में और बीच में तो क्राउड कम आ रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन फाइनल ने सारी कसर पूरी कर दी। सही बात है ऐसी? जी भट्टी साहब। फ्रीज हो गए, फ्रीज हो गए। अच्छा अनफ्रीज प्लीज। जबरदस्त हमने इवेंट का इख्तिताम किया कि इतनी सख्त गर्मी में 34,000 लोग लाहौर के उन्होंने आकर इस फाइनल मैच को चार चांद लगाए, और फिर जिस तरह ये मैच इख्तिताम हुआ, आखिरी 3 ओवरों में 47 रन तकरीबन नामुमकिन टास्क था, लेकिन कुशाल परेरा और सिकंदर रजा ने जिस तरह बैटिंग की, और एक गेंद पहले ये मैच खत्म हुआ, मेरे ख्याल में इससे अच्छी क्रिकेट नहीं हो सकती थी। और वो लोग जिस तरह अभी नादिया कह रही थी कि जलने की बदबू आ रही है, वाकई वो हमारे दुश्मन जिन्होंने पिंडी स्टेडियम के बाहर ड्रोन फेंका, जिससे हमारे एक 20 साल का नौजवान शहीद हुआ, पीएसएल रुक गई 10 दिन के लिए। जब टूर्नामेंट रुका और नूर खान एयरबेस से एयरफोर्स के जहाज के जरिए हमने फॉरेनर्स को फ्लाई करवाकर दुबई भेजा, तो उसी नूर खान एयरबेस पे जहां से प्लेन्स का जहाज उड़ा था, चंद घंटे बाद वहां मिसाइल मारा गया, वहां अटैक किया गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कल पाकिस्तान जीत गया, पाकिस्तान की कौम जीत गई। मेरे ख्याल में हमारे दुश्मनों को इससे अच्छा पैगाम नहीं जा सकता था कि आप कुछ भी कर ले, हमारी कौम जितनी यूनाइटेड है, 40 टेम्परेचर में 34,000 लोग एक जगह पर बैठे हों, मेरे ख्याल में बहुत जबरदस्त इवेंट हुआ। पूरी कौम की मुबारकबाद। और अब से थोड़ी देर पहले प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी प्राइम मिनिस्टर हाउस से मुबारकबाद का पैगाम दिया है, मोहसिन नकवी साहब ने पूरी कौम को मुबारकबाद दी है। मेरे ख्याल में इससे अच्छा, हालांकि हमारे पड़ोस में भी एक लीग चल रही है, अभी उनके मैचेस बाकी हैं, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग मेरे ख्याल में वाकई सुपर अंदाज में खत्म हुई। नहीं, उनकी लीग की तो वैसे भी कोई, अब हम लोग ना क्लिप्स देख रहे हैं ना कुछ शोर शराबा, कुछ भी नहीं, वो तो मैं फ्लॉप ही हो गई उनकी। जी शाहिद भाई जी, शायद आप बताएं कि कैसा लगा आपको कल का? जैसे भट्टी साहब ने कहा कि एक बेहतरीन इवेंट था, जैम पैक क्राउड था, नारे लग रहे थे, वो एनर्जी नजर आ रही थी। मैं तो नादिया से यही कह रहा था कि 90s वाला जो एक माहौल था वो नजर आ रहा था क्रिकेट में। कल कितना फुल है स्टेडियम, इतना बड़ा स्टेडियम, सब कितने लोग बैठे हैं। बिल्कुल जबरदस्त था। 10वां एडिशन था ये पीएसएल का, तो जो कहते हैं ना मशहूर एक जुमला है 10 का दम, तो 10 का दम दिखाया पाकिस्तान के क्रिकेटर्स ने भी, पाकिस्तान की आवाम ने भी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी, पाकिस्तान की तमाम सिक्योरिटी इदारों ने, और एक बड़े अच्छे अंदाज से पाकिस्तान सुपर लीग का अख्तिताम हुआ। बीच में जो क्रॉस फायर टेंशन थी पाकिस्तान और इंडिया की, उसकी वजह से रुका रहा, और फिर वहाँ से जिस तरह की मतलब जारियत का मुजाहरा किया गया, हमारे लोग शहीद हुए। हमारे पिंडी स्टेडियम पे एक, जैसे माजिद ने कहा कि ड्रोन अटैक हुआ, एक यंग लड़के की शहादत हुई। तो इन सब चीज़ों से हम नहीं घबराने वाले। हमारी सिक्योरिटी बेहतरीन है, हमारी क्रिकेट बेहतरीन है, हमारी क्रिकेट का इंतज़ाम बेहतरीन है। ठीक है कुछ मैचेस में क्राउड कम आया, लेकिन इस हामी को भी हम जल्द
इसके ऊपर उबूर कर लेंगे और 11वां एडिशन इससे भी ज़्यादा इंशाल्लाह अच्छा होगा। लेकिन 10वें का एडिशन का इख्तिताम बिल्कुल वो 10 के दम की तरह हुआ। मैच भी अच्छा हुआ, क्राउड भी बड़ा ज़बरदस्त आया, बावजूद इसके कि अच्छी खासी गर्मी थी लाहौर में, और उसका इंतज़ाम भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत अच्छा किया। इख्तितामी तकरीब भी बहुत अच्छी हुई और दरमियान में जो पाक बहरिया को एक राज तहसीन पेश किया गया वो भी बड़ा ज़बरदस्त मुजाहरा था। तीनों अफवाज को दो को पिंडी में और एक को लाहौर में जिस तरह हमने राज तहसीन पेश किया वो भी शायान शान था उनके, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान की तमाम सिक्योरिटी इदारे पूरी तारीफ के मुस्तहिक हैं जिस तरह ये PSL का एडिशन करवाया। बिल्कुल, देखा जाए पाकिस्तान इतना माशाल्लाह हम लोग यूनाइटेड हो गए हैं और भारत जो है वो टूट रहा है। जितना हम लोग अब देख रहे हैं ऐसे स्टेडियम में सबका आना, ये हमें तो यूनाइटेड कर दिया भारत ने बहुत ज्यादा। जो नाम रही वो जी जी, और फोर्सेस का वो मुकाम, वो इज्जत, माशाल्लाह मतलब लोग पागल हो गए उनके पीछे। जो सर्वेस वगैरह हो रहे हैं इसमें कि लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं फोर्सेस को, और वो भारत का बुरा हाल हो रहा है। जी अच्छा, बड़ी साहब मुझे ये बताइएगा, अब जरा दोनों टीम्स की जो कप्तानी है उसकी बात करते हैं। शाहीन शाह अफरीदी पे बड़ी तनकीद होती रही, परफॉर्मेंस भी उनकी सही नहीं रही, मिक्स ऑफ परफॉर्मेंस रहा, कप्तानी पर भी बातचीत होती रही। सऊद शकील दूसरी तरफ लग रहा है कि इमर्जिंग कप्तान है और मुमकिन तौर पर वो पाकिस्तान की कप्तानी एक लॉन्गर रन में कर सकते हैं। तो जरा इसका कंपैरिजन करें, आपको कैसी लगी? देखिए, गलतियां दोनों से हुई, लेकिन क्रंच मोमेंट्स जो थे, जिस कप्तान ने कैप्चर किए, खासतौर पर शाहीन शाह अफरीदी, कल टॉस के वक्त जब उनसे रमीज राजा ने पूछा कि आप कैसी बॉलिंग करवा रहे हैं, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी आपको पता है कि जो बांग्लादेश की सीरीज है उसमें उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो शाहीन शाह अफरीदी ने कहा कि शायद वो आंख नहीं है जो मेरी परफॉर्मेंस को जज कर रही है। तो उन्होंने सरकास्टिक अंदाज में पाकिस्तानी सिलेक्टर्स पर भी थोड़ी सी तनकीद की, लेकिन मेरे ख्याल में वो बॉलर जिसने एक ओवर में, जब शाहीन शाह अफरीदी ने कल 2 विकेटें ली, तो मेरे ख्याल में शाहीन शाह अफरीदी सऊद शकील से इस लिहाज से बेहतर थे कि उन्होंने फ्रंट से लीड किया, उन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी की और कल वो बेस्ट बॉलर भी टूर्नामेंट के करार पाए। सऊद शकील ने कप्तानी अच्छी की, लेकिन सऊद शकील से परफॉर्मेंस नहीं अच्छी हो सकी। तो मेरे ख्याल में ओवरऑल दोनों टीमें हम पल्ला थी, दोनों ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। क्वेटा ने 15 पॉइंट्स के साथ लीग टेबल पर टॉप किया, उसके बाद फिर जो पहला क्वालिफायर था वो जीते। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी को इसलिए क्रेडिट देंगे कि उन पर क्रिटिसिज्म हो रहा था, टीम से ड्रॉप हुए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। कल भी जो लाहौर कलंदर्स की तरफ से बेस्ट बॉलिंग थी वो कप्तान शाहीन शाह अफरीदी की थी। तो मेरे ख्याल में शाहीन ने फ्रंट से लीड किया, लेकिन मेरे ख्याल में इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस से ज्यादा पाकिस्तान की क्रिकेट कल जीती है। लेकिन यहाँ जब हम बहुत सारे लोगों की तारीफ कर रहे हैं, अपनी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, तो हमें फॉरेन प्लेयर्स की भी तारीफ करना होगी कि इस माहौल में जब वो जंग की हालत में यहाँ से निकले हैं, लेकिन फिर बड़ी तादाद में फॉरेनर्स वापस आए। और सिकंदर रजा जिनका ताल्लुक जिम्बाब्वे से है, बेसिकली हैं तो वो सियालकोट के, लेकिन जिम्बाब्वे में जाके बस गए, वहीं से क्रिकेट खेलते हैं। 15-16 घंटे वो इंग्लैंड की शहर नॉटिंघम में जिम्बाब्वे की तरफ से टेस्ट मैच खेल रहे थे। फिर वो नॉटिंघम से 1-1.5 घंटे का सफर करके बर्मिंघम आए। बर्मिंघम में उनको दुबई के लिए फ्लाइट नहीं मिल रही थी, फिर जो फ्लाइट मिली वो इकोनॉमी क्लास में उन्होंने ट्रेवल किया। 8 घंटे का सफर करके वो अबू धाबी पहुंचे। उन्होंने 7 घंटे अबू धाबी में गुजारे। उन्होंने रात का खाना बर्मिंघम में खाया, फिर अबू धाबी में उन्होंने नाश्ता किया, 6-7 घंटे वहां गुजारे। वहां से 3 घंटे की फ्लाइट लेकर टॉस से 10 मिनट पहले जोहेब और नादिया वो और उसके बाद अच्छा खेला। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस ही प्लेड वेरी वेल। ये कमाल है ना। शाहिद भाई से पूछे ना भाई, ये डेडिकेशन चाहिए ना, ये डेडिकेशन, ये फिटनेस और ये गेम की आपकी होनी चाहिए। जी शाहिद भाई, वो T20 के कप्तान रहे हैं जिम्बाब्वे के, और कमाल के प्लेयर है, कमाल की कमिटमेंट है।
मुझे याद है 2022 के T20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को अपसेट शिकस्त दी थी 1 रन से, उसके भी मैन ऑफ द मैच थे। पाकिस्तान की 3 विकेटें उन्होंने गिराई थी। बॉलिंग हो, बैटिंग हो, फील्डिंग हो, कल उन्होंने हसन नवाज का बड़ा खूबसूरत कैच लिया और वहां से कोयटा को एक बड़ा झटका लगा था। जिस कमिटमेंट से वो आए, लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट की तारीफ के वो उनको उड़ा कर लेके आए। 2 टीम शीट्स तैयार कर रखी थी। एक टीम शीट में 11 में शाकिबुल हसन थे, एक टीम शीट में 11 में सिकंदर रजा थे। अगर सिकंदर रजा नहीं आते, कल नहीं पहुंच पाते, तो शाकिबुल हसन उनकी जगह पे खेलते। तो ये कमिटमेंट है प्लेयर की भी और लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट की भी। बनना चाहते थे सिकंदर रजा वॉर पायलट, वो बन नहीं सके वॉर पायलट, लेकिन जिस तरह उन्होंने कल उड़ान ली है और इंग्लैंड से यहाँ पहुंचे, फिर ग्राउंड में भी बड़ी जबरदस्त उड़ान ली, चौके छक्के लगाए और आखिरी ओवर में जिस तरह उन्होंने बैटिंग की, पूरा मैच उन्होंने लाहौर कलंदर को टर्न कर दिया। आखिरी 3 ओवर में जिस तरह माजिद ने अभी कहा कि 47 रन बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। और ये जो टोटल है 202 का टारगेट, ये ना सिर्फ पीएसएल की तारीख के किसी भी फाइनल का हाईएस्ट टारगेट चेज हुआ है, बल्कि दुनिया में किसी भी लीग में आज तक किसी भी टीम ने T20 के फाइनल में इतना बड़ा टारगेट चेंज नहीं किया। क्या बात है। अच्छा माजिद भाई बताएं, आप नेक्स्ट ईयर फिर इंशाल्लाह पीएसएल होगा, कौन सी ऐसी हमारी कमजोरियां, गलतियां जिस पे काम करने की जरूरत है? देखिए, वैसे तो पीएसएल एक कंप्लीट पैकेज है, लेकिन इस साल चूंकि हमने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी की है, तो वो जो फरवरी में हम पीएसएल करवाते थे, उसकी वजह से अब खत्म होते होते मई का गर्मियों में नहीं जाना चाहिए, तीसरा हफ्ता शुरू हो गया, तो गर्मियों में नहीं जाना चाहिए। अदरवाइज अगले साल इंशाल्लाह 2 मजीद टीमों का इजाफा होगा, मैचेस भी बढ़ जाएंगे। मेरे ख्याल में थोड़ा इसको हमें पीएसएल को स्प्रेड करना चाहिए, पिशावर भी जाना चाहिए, एक आध मैच कोयटा में भी करवाने चाहिए, ताकि हमारे जो दूसरे ग्राउंड हैं या दूसरे शहर हैं, उनके लोगों को भी पीएसएल के मैचेस देखने का मजा आए। जी, और बड़ी साहब थोड़ा इसकी भी बात करते हैं ना, वार्नर ने देखिए कितना जबरदस्त जेस्चर दिया, वापस भी आया और उसने कहा कि मैं दोबारा भी आना चाहूंगा, सिक्योरिटी की उसने तारीफ की, और दीगर प्लेयर्स जो आए खेलने श्रीलंका के और दीगर इंग्लैंड के, उन्होंने भी बड़ी तारीफ की पाकिस्तान की। ये कितना खुशाइंद है पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए? देखिए जोहेब, मैंने और शाहिद ने, हमने 2016 में जब पीएसएल दुबई में शुरू हुई, हमने इसके सारे एडिशन कवर किए हैं। हम लोग उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं जिन्होंने 10 के 10 एडिशन कवर किए हैं। लेकिन आप देखें, इस इवेंट में दुनिया में जो लीग्स होती है, कहीं पैसों के मसाइल लड़ते शिकायत करते हैं कि उन्हें बराबर पेमेंट नहीं हो रही, कोई इस तरह का मसला नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट को भी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने कंट्रोवर्सी फ्री पीएसएल करवाया। तो मेरे ख्याल में ये लीग आज, अगर लोग कहते हैं कि दुनिया की दूसरी बड़ी लीग है, उसकी वजह यह है कि एक तो क्रिकेट की क्वालिटी बहुत हाई है, फिर कंट्रोवर्सी इसमें हमें नजर नहीं आई। हमें 2017 में एक छोटा सा शर्जील खान और खालिद लतीफ का जो स्पॉट फिक्सिंग का स्कैंडल आया, लेकिन हमने दोनों प्लेयर्स को निशाने इबरत बनाया, लेकिन अपनी लीग को आगे बढ़ाया। तो मेरे ख्याल में हमारी लीग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। इसी तरह ये लीग आइंदा भी होती रहेगी। बस जो छोटी मोटी खामियां हैं, वो जाहिर है इंसान है, गलती हो सकती है, लेकिन मेरा ख्याल में सबसे बड़ा क्रेडिट जो है हमारी इस आवाम को जाता है, जिन्होंने इस गर्म मौसम में इस लीग को कामयाबी के साथ खत्म किया। जी शाहिद भाई भी बताएं, जो नेक्स्ट मैच आ रहा है बांग्लादेश के साथ, उसकी तैयारी कैसी होनी चाहिए? और मैं तो कह रही हूँ, हमारा दोस्त मुल्क है, हमें सपोर्ट करना चाहिए इस मैच को और सबको जाके देखना चाहिए। गर्मी है लेकिन कोई गल नहीं, बिल्कुल देखना चाहिए। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि ये 200 रुपए का टिकट और 2000 रुपए का टिकट, कोई टिकट ना रखें। हम टिकट जिस तरह ऑनलाइन करते हैं, ऑलमोस्ट 60-70% लोगों के पास तो ऑनलाइन टिकट खरीदने की सलाहियत ही नहीं है, ना उनके पास इतनी एबिलिटी है बेचारे, ना उनके पास क्रेडिट कार्ड होता है। तो इनको चाहिए कम से कम 30 to 35% टिकट ऑन द मैच डे ग्राउंड के ऊपर सेल करें, बूथ बना दें, और या फिर बैंकों के जरिए दें, और
15-20% स्कूल के बच्चों और कॉलेज के बच्चों के लिए रख दें फ्री, और इसी तरह 15 से 20% क्लब के जो क्रिकेटर हैं उनके लिए रख दें, ताकि अलग-अलग उनके अंदर enclosures हों एक उनके, inspiration, है ना? एक उनके अंदर इंस्पिरेशन होगी। जब वो बड़े प्लेयरों को अपने सामने खेलता देखेंगे तो वो भी खुद रोल मॉडल की तरह बनकर क्रिकेट खेलना चाहेंगे। तो थोड़ा सा जो क्राउड कम आया उसको ओवरकम करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए फ्रेंचाइज के साथ बात करे, मीटिंग करे और इसका एक हल निकाले। जिस तरह माजिद ने कहा कि इसको स्प्रेड करना चाहिए, कोयटा में ग्राउंड हमारा अच्छा है, उसको डेवलप करें। पेशावर में ऑलमोस्ट तैयार हो गया है और उसमें टीयर्स हैं, यानी मुख्तलिफ मंजिलें हैं क्राउड के बैठने के लिए, और जब भी वहां पे मैच होगा ऐसा लग रहा है कि फुल हाउस होगा, इसलिए कि पेशावर के लोग तरसे में 2006 में वहां आखिरी बार कोई इंटरनेशनल मैच हुआ है, इसी तरह 2008 में आखिरी बार कोई इंटरनेशनल मैच इकबाल स्टेडियम में हुआ है। तो आपको ये क्रिकेट स्प्रेड करनी पड़ेगी ताकि दूसरे शहर के लोगों को, शायकीन को भी क्रिकेट देखने अच्छा, का मैंने मौका शायद भाई मैंने सुना है गवादर में भी बहुत अच्छा एक स्टेडियम है स्टेडियम तो बहुत अच्छा है ना? बिल्कुल। बेहतरीन है ना? वहाँ बेहतरीन क्यों नहीं हम कोई स्टेडियम है, मैच उसके बारे कराते, में- टूरिज्म भी होगी, थोड़े से लोग भी उसके बारे में जाएंगे। माजिद आपको बताएंगे, वहाँ जा चुके हैं। माजिद भाई सुना है वहाँ बड़ा अच्छा स्टेडियम है। नादिया, मुझे उस ग्राउंड का देखने का मौका मिला, क्या खूबसूरत व्यू है उसका। और मुझे वो केप टाउन का न्यूलैंड केप टाउन। ग्राउंड याद आ गया, वाओ। जो पहाड़ के दामन में वो ग्राउंड है, और पहाड़ के ऊपर वहां से मेरा ख्याल हार्डली 4-5 मिनट के फासले पर 5 स्टार होटल भी है। जी, जी। गवादर भी एक अच्छा वेन्यू हो सकता है, और गवादर का एयरपोर्ट भी रिसेंटली इनॉग्रेट हुआ है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी वहां से शुरू होने वाली शायद हो चुकी होंगी, तो ये वेन्यू भी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, तो अब बहुत जब सारे avenues हैं। बिल्कुल ऐसे ही जब इंटरनेशनल बिल्कुल, इतनी क्रिकेट वापस खूबसूरत आएगी है, तो बड़े बड़े चीजें बेहतरी की तरफ ज़ाहिर है गामजन होगी। बहुत शुक्रिया बड़ी साहब, आपने वक्त दिया और मुझे शरफ पता दिया। है गवादर जाके ना गवादर। स्टेडियम देखना है, वैसे ही घूमने का दिल चाहता है, जो भी पिक्चर्स वीडियोस देखी गवादर में जाके कुछ रिकॉर्ड करें, क्या ख्याल है शो के लिए? हाँ मैं तो कुछ कहती हूँ plan मैचेस करते के दिनों में ना कोई एयर कंडीशन खैमे टाइप लगा दें, है ना, ताकि लोग आए और लोग जाएंगे। ये कितना अच्छा फेस्टिवल इवेंट सा बन जाएगा। एक Why ब्रेक not? हमने ले ली है यहाँ पर, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। थोड़ा आइडिया आया है, अब उसको जरा ब्रेक में थोड़ी और जरा थिंक टैंक जो हमारे हैं उनको जरा ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। गुड मॉर्निंग। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गरम गरम चाय हमारी आ गई है, कॉफी भी है और मेरी कहाँ है? गरम पानी भी है। कहाँ गए पे तुम्हारा? मैं कहाँ गया आप बताए ना, कहाँ गया? मना कर दिया उसको कि ज़ुएब के लिए मत लाना बस, और फिर आप कह रही तुम्हारा बता भी दिया, ज़ुएब को बता भी दिया। अच्छा पता है, मैंने वीकेंड पे बताना था, मैं कुछ सीरीज वगैरह मूवीज देखी ना, तो दोनों हॉरर थी इत्तेफाक से। एक इंडोनेशियन फिल्म देखी जिसका नाम था सुमाला। अच्छा, बड़ी क्रीपी सी वो ऐसी होती है। इससे मुझे याद है हमारी अपनी भी दीमक फिल्म अभी आ रही है, पाकिस्तानी रिलीज होने वाली है फिल्म। फैसल कुरैशी, सोनिया हुसैन, समीना पीरजादा, हॉरर सी फिल्म है, बड़ी मजे की बनी और थोड़ी सी ना इंडोनेशियन टाइप को जो हॉरर मूवीज का जो है ना स्टाइल, वो उसमें नजर आ रहा है, तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे लग रही है। इसके अलावा मैंने देखी नाइट स्विम। उसके बाद अब स्विमिंग से भी मुझे लगता है डर लग सारे फोबियाज जो देखती जाऊंगी। मुझे समुद्र से तो वैसे ही डर लगता है, कभी मैं नहीं आस पास जाती। फ्लाइट से वैसे डर हाँ, लगता है आपको? लेकिन हाँ, मैं हर चीज से, ट्रेन, गाड़ी, कार, हर चीज से मुझे डर लगता है। तो वो अब ये था कि स्विमिंग में कर लेती थी, अब मुझे उससे भी डर लग गया है। नाइट स्विम देखने वाली बड़ी बड़ी मजेदार है। उसमें कोई पूल कुछ हॉन्टेड होता है। अच्छा हाँ, वो अच्छा, जरा सही उसके है। ऊपर कुछ पूल हॉन्टेड है, पहली दफा ऐसी थीम देखी बिल्कुल है। ऐसे। अगर हम मौसम की बात करते हैं, अच्छा खुशखबरी है मौसम से मुतालिक, बारिश होने सच वाली है भाई। बताओ, मौसम की खुशखबरी। हाँ जी, लेकिन आपको इसके लिए जाना पड़ेगा। कहाँ? इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अप कंट्री साइड, खैबर पख्तूनख्वा, इधर उधर जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि कराची में कोई ऐसी उम्मीद नहीं है। महकमा मौसमियात बता रहा है आइंदा हफ्ते मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई की गई है, और इसमें इस्लामाबाद भी शामिल है। इस्लामाबाद में तो आपने देखा कि 2 दिन में अजीब ही मौसम कल भी हुआ, इससे पहले भी हमने देखा कि बड़े बड़े ओले और फिर आंधी तूफान और लाहौर में सारी सूरत हाल। तो इस्लामाबाद से हमारे यहाँ तो शिराज, छींटा भी नहीं पड़ रहा भाई, पानी छींटा भी, कराची- मतलब कोई एक बादल हो जो आके थोड़ा सा बरसा दे, नहीं थी। इस लिस्ट से माइनस है अभी तक कराची। तो शिराज सिराजी ने मैं ज्वाइन किया इस्लामाबाद से। शिराज बताएं भाई, इस्लामाबाद का मौसम क्या बता रहा है? कल भी एक अजीब सी एकदम से आंधी तूफान और बारिश सी हो गई, क्या कहना है? और वो फ्लाइट वाली बात भी करेंगे। जी जी
देखिए कराची तो में बहुत ही खुश है। एसी वाले स्टूडियो में बैठकर आप दोनों तो काफी की बातें कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इस वक्त सूरज जो है वो आग बरसा रहा है और सूरज के तेवर जो है मुझे कुछ खतरनाक दिखाई दे रहे हैं। लेकिन महकमे मौसमियात की जानिब से नवीद सुनाई है, खुशखबरी सुनाई है इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बासियों को कि शाम के वक्त इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश बरस सकती है। बारिश बरसने का इम्कान जो है वो जाहिर किया है मौसम के हवाल बताने वालों ने। इस वक्त अगर इस्लामाबाद और रावलपिंडी की दरजे हरारत की बात कर ली जाए तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। हवा में जो नमी का तनासुब है वो 36% है। इस वक्त इस्लामाबाद का जो मौसम है वो काफ़ी गर्म है और महकमे मौसमियात ने ये भी कहा है कि दोपहर के वक्त जो है दरजा हरारत में मजीद जो है ये दरजा हरारत बढ़ने का इम्कान महकमे मौसमियात ने जाहिर किया है। गो कि इस्लामाबाद के साथ मारगला की पहाड़ियाँ है, वहाँ से हल्की हल्की हवाएं आती है, लेकिन इस वक्त उन हवाओं का जो सिलसिला है वो भी रुक गया है और शहर इस्लामाबाद में इस वक्त सूरज जो है वो इंतहाई तेजी के साथ जो है मैं लेकिन देख रहा शिराज हूं पे तुम कि इतना यहाँ स्माइल पर क्यों खड़ा कर रहे होना हो? दुश्वार है। इतनी अगर गर्मी पड़ी तो तुम स्माइल क्यों कर रहे हो, खुश क्यों? पहले मुझे लगा कि हमें सड़ा रहा है ना, कि यहाँ तो बहुत अच्छा मौसम है, फिर कह रहा है सड़ी हुई गर्मी में इतना स्माइल कौन करता है? जैसे हम करते हैं। या ये कि तुम्हारे ऊपर धूप आ रही है और तुम ऐसे आंखें कुछ बना लिए कि धूप की वजह से लग रहा है हम स्माइल कर रहे हो? नहीं देखिए, अगर एक तो इतनी गर्मी होगी और मैं भी यहाँ पर खड़े होके अजीब सा चेहरा बनाऊंगा तो देखने वाले हैरान और परेशान होंगे, तो तुम इसीलिए कंफ्यूज कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा मौसम है क्या, तुम्हारे एक्सप्रेशन और मौसम की रिपोर्ट मिल नहीं रही, मैच नहीं हो रही। चलो मैं कहती जब गर्मी का हाल ना हो ना दूसरे को हंसा दो हैं। लेकिन चिराज एक बात है, अच्छा हमें फील क्रेडिट हुआ दे, ना? अच्छा वहाँ फील आ हुआ। तो जाती है ना। अभी आप बता रहे कि शाम में हवाएं चलेंगी और मौसम तब्दील हो जाएगा, कराची में तो ऐसा कुछ भी सीन नहीं है, तो हमें ये क्रेडिट दे, आप हमें कह रहे हैं जी ना। बिल्कुल। उसको मतलब शाम की तो उसको कराची के तसल्ली है ना मुकाबले कम में से कम। इस्लामाबाद के जो बासी है वो कुछ ज्यादा खुशनसीब है, क्योंकि यहाँ पर अगर दिन में मौसम गर्म रहता है तो शाम में महकमे मौसमियात ने ये नवीद सुनाई है कि शाम में तेज बारिश भी हो सकती है, गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है, तो इससे मौसम काफी जो है खुशगवार होगा। 2 दिन कबल जब इस्लामाबाद में तेज बारिश हुई तो कल का दिन इस्लामाबाद की जो बासी है उन्होंने सुख का सांस लिया था। कल पूरा दिन सुख के सांस लो, इस्लामाबाद हमें में हम ना हल्की सांस लें हल्की सुख के, जो है हैं? वो गर्मी महसूस की जा रही थी। शिराज आई डोंट लाइक यू जी बहुत आई डोंट लाइक यू। तुमको हमारे लिए भी कोई अच्छी खुशखबरी बताओ भाई, सब कुछ वहाँ अच्छे हवाएं मौसम, हम यहाँ गर्मी में सड़ रहे हैं, आपकी सोच है, हम मंदी बन चुके हैं, बस स्लो मंदी बनती है। आप दोनों को मेरी तरफ से दावत है, आप दोनों को मेरी तरफ से दावत है कि आप इस्लामाबाद आ जाए और इस्लामाबाद के जो मजे मजे का मौसम बस गुड है, जबरदस्त है, इस्लामाबाद से शो करेंगे हम पहुंचते हैं बस। वैसे मेरा हम प्लान पहुंचते भी है। हैं। हाँ, पहुंचते हाँ हैं। जी, बहुत अंजुम भाई शुक्रिया को- शिराज। बहुत शुक्रिया शिराज, तो स्माइल कर रहे हैं ना भाई, गर्मी है ही नहीं। नहीं वो माशाल्लाह स्माइल खुश कर रहा है, है। वो कराची वालों पे कर रहा है कि देखा बादल आ जाएंगे यहाँ, मुझे तो लगा कि थोड़ा हमारा क्या होगा, तंज थोड़ा कर सा रहे हैं, तंज था नहीं थोड़ा सा। शिराज इज डूइंग सम तंज। तो चले, ये चल। अंजुम भाई से भी पूछे। अंजुम भाई से पूछते हैं, और वो जो फ्लाइट की आप बात करी थी वो भी पूछना है हमने। अंजुम भाई बताएंगे ना, मेट ऑफिस से मतलब ज़रा अच्छा मौसम एक बात, लेकिन वो जो तूफान आया ना वो बहुत खतरनाक था, बड़ा उससे नुकसान हुआ है। और अंजुम भाई को पहले कनेक्ट कर लें। अंजुम भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। अंजुम भाई थोड़ा सा उस तूफान का बताएं कि ये पता था कि जी इतना बड़ा तूफान आने वाला है, या ये सडन था, एकदम डेवलप हुआ? जी बिल्कुल पता था और इसको बता दिया गया था, और जब ये डेवलप हुआ तो नाउ कास्ट में साथ साथ इसकी प्रॉपर अपडेट्स देती जाती रही हैं और सब कुछ बता दिया गया था। और ऑफ कोर्स सी बात है कि जब इतनी गर्मी पड़ती है और उसके बाद जब हीट जो है वो आपके एटमॉस्फेयर में अवेलेबल होती है, और जब उसके बाद कोई हवाएं जो यहाँ बारिश बरसाने वाला सिलसिला आता है तो वो ऐसे ही बिहेव करता है। ये मई में नॉर्मल रूटीन होती है। नहीं, लेकिन वो इस तनाजुर में पूछ रही है ना कि वो जो एक हादसा होते होते बच गया, टर्बुलेंस बहुत ज्यादा फ्लाइट में, तो क्या ये मेट ऑफिस तो अलाइन होता है ना इसके साथ, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ? हाँ, मतलब तो उनको वहाँ पता ही होगा कि लाहौर में तूफान एक्सपेक्टेड है, तो वो फ्लाइट कराची से लाहौर क्यों गई? देखिए जी, हर चीज़ जो है वो बिल्कुल वेल इन टाइम बता दी जाती है, वार्निंग्स जो हैं वो वेल इन टाइम इंटैक्ट होती हैं, लेकिन जो फाइनल डिसीजन होता है वो पायलट का होता है कि उसने कैसे बिहेव करना है। मेट ऑफिस हो या एटीसी हो, वो सिर्फ पायलट को बताता है कि जी ये सिचुएशन है, आगे जो फाइनल डिसीजन होता है वो पायलट का होता है। सही है, तो ये खैर हमें अथॉरिटीज से फिर पूछना है ना, पड़ेगा ये तो ये सवाल का और जवाब सवाल करना मेट चाहिए। ऑफिस ने बताया था। अच्छा, मुझे मौसम का अहवाल बताएं। अब कंट्री साइड बताया जा रहा है कि मौसम कुछ बेहतर होगा। सिंध की क्या सूरत हाल रहेगी, बलोचिस्तान की क्या सूरत हाल रहेगी?
देखें जी, जैसा कि अपर कंट्री में जो है एक वेदर सिस्टम होके हटा, जिसकी वजह से टेम्परेचर काफ़ी हद तक सबसाइड हो गए। ताहम इसके बावजूद सिंध में और स्पेशली सेंट्रल सिंध और वेस्टर्न सिंध में टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा रहेंगे, इंक्लूडिंग हैदराबाद। टेम्परेचर जो है वो 47 की रेंज तक आ सकता है, जबकि दादू और इससे मुल्का इलाकों में 48-49 भी हो सकता है। सदरन पंजाब और सेंट्रल पंजाब में भी टेम्परेचर 40-42 तक रहेगा। ताहम अगर हम अपर पंजाब की बात करते हैं, बशमूल खिता पोटोहार, वहाँ पर टेम्परेचर 36-37 की रेंज में होगा। इसी तरह जो आपका सिब्बी वाला रीजन है ये भी काफ़ी हद तक गर्म होगा, और सदरन पंजाब जो बलूचिस्तान है ये भी आपका गर्म होगा। तो अंजुम भाई, आगे आप कोई ट्रैवलिंग करने वालों को खास तौर पे अगर कोई वार्न करना चाहें कि इन दिनों में ट्रैवल ना करें, एयर ट्रैवल, कि कोई तूफान की आगे कोई ऐसी प्रेडिक्शन है या अभी वेदर स्टेबल है? देखिए, एक बात जहन में रखिएगा कि दुनिया भर में वेदर के साथ साथ जो है वो फ्लाइट्स भी ऑपरेट होती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपके पास वेदर कुछ अब्रप्ट हो रहा है तो आप अपना फ्लाइट शेड्यूल ही सस्पेंड कर दें या अपना एयर ट्रैफिक को सस्पेंड कर दें। ये दुनिया में नहीं होता है। नहीं होता है अंजुम भाई, क्यों नहीं होता? वेदर से ही तो होते हैं फ्लाइट चेंजेस। बिल्कुल डिले फ्लाइट्स की जाती हैं, कैंसिल की जाती हैं। बिल्कुल, हम तो कितने घंटे एयरपोर्ट पे बैठे हैं इस बात पे। बिल्कुल उसी की वही तो मैटर करता है कितना डिले होता है, कैंसिल नहीं होता। ये बात ज़हन में रखिएगा। ठीक है, वो भी सही है, वो भी सही, और वो हमारे यहाँ नॉर्मल होता रहता है, लेकिन वेदर कंडीशंस की वजह से फ्लाइट्स बिल्कुल चेंज होते हैं, उनके टाइमिंग्स। जी जी बिल्कुल। तो आगे आने वाले दिनों में कुछ ऐसा वार्निंग है वेदर की कि जिसमें मतलब ऐसा ही वेदर हो, लेट्स से? देखिए जी, एक हीट जो है जो जिसने एनर्जी को काफ़ी हद तक ट्रैप किया था वो काफ़ी हद तक रिलीज हो गई। ताहम 27, 28 और 29 को एक मरतबा फिर जो है मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और आंधी और गरज चमक के साथ इम्कानात मौजूद हैं। इसमें लाहौर और इस्लामाबाद में भी बारिश हो जाएगी। तो ऑफ कोर्स ये बात है कि जब वेदर सिस्टम प्रिवेल करेगा या आपका अप्रोच करेगा तो उसके साथ सिचुएशन पैथेटिक हो सकती है। जी, और ये बकरीद के दौरान कराची में, क्योंकि अक्सर हमने देखा है हर साल होती है बारिश, तो क्या होगी या फिर उसके इम्कानात कम है? देखें जी, बकरा ईद पहले जो है आप ये देखें कि हर साल 10 दिन पीछे आती है। पहले बकरा ईद कराची में होती थी तो मॉनसून का सिस्टम होता था, मॉनसून का टाइम होता था तो आपको बारिश मिल जाती थी। अब क्योंकि आप स्टार्ट ऑफ जून में आ रही है तो फिल वक्त कराची में ड्यूरिंग बकरा ईद बारिश के इम्कानात तो नहीं है, तो हम गर्मी रहेगी। अच्छा, और वैसे कौन सा, मैं तो फ्लाइट का सोच रही हूँ। बहुत लोग ट्रैवल कर रहे हैं अंजुम भाई, तो उसमें आप मुझे बताएं कि दिन का टाइम, रात का टाइम, कौन सी फ्लाइट की बुकिंग कराएं? ये तो अंजुम भाई से पूछ लेंगे। ऐसा होता है, मोस्टली ऐसा होता है कि हमारे पास दिन 10-11 बजे जो है वो केपीके में जो है वेदर डेवलप होना शुरू होता है, और जो कि आहिस्ता आहिस्ता जब पंजाब का रुख करता है तो आफ्टरनून का टाइम हो जाता है। तो मोस्टली आफ्टरनून के टाइम में जो है वो वेदर ज्यादा अब्रप्ट होता है। तो जो कराची से तो मोस्टली जो लाहौर की फ्लाइट है वो अर्ली मॉर्निंग वाली जो होती है वो सबसे बेहतर होती है। मैंने कितना अच्छा सवाल किया, बेहतरीन, क्या बात है भाई, बहुत शुक्रिया। मतलब मैंने कहा ऐसे ही आम सा सवाल कोई अभी पूछ रही हूँ। नहीं अंजुम भाई थैंक यू, इंपॉर्टेंट था, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नहीं पता, बड़ा सारे सवाल होते हैं, आप क्या समझ रही है? ये आपने एक को क्यों आइडेंटिफाई किया है? सारे सवाल आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। सही बात, और मैं अपने लिए पूछ रही होती हूँ या दोस्त वगैरह, फ्रेंड्स, फैमिलीज जा रही हैं, अब ट्रैवल कर रही हैं, कोई कहीं जा रहे हैं, कोई नारायण बहुत लोग जा रहे हैं, तो उसमें मुझे था कि ये जो फ्लाइट्स है ना, इनके पे अगर आप बुकिंग करें तो जहन में होना चाहिए कि आप प्रेफर करें कि डे टाइम की फ्लाइट हो, मॉर्निंग की फ्लाइट हो, जिस तरह अंजुम भाई ने बताया। और एहसान क्या कर रहे हैं, बकरे की बात कर रहे हैं। चलो जी बकरे पे आ जाओ। देखिए, बकरीद के दौरान वही अंजुम भाई ने बता दिया कि मॉनसून में हो जाता था 10 दिन पीछे, तो फिर आपको बारिश मिल जाती है। तो इस बार कराची में ये भी नहीं होने जा रहा। तो बकरीद की तैयारियां कैसी हैं और जानवरों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला, और कुछ नायाब बकरे भी होते हैं, नायाब बकरे होते हैं, नायाब गाय होती है, उनके पैसे भी नायाब होते हैं। जी जी, तो ये पाले जाते हैं। खास रेयर एक पिंक गोट भी है खैरपुर की तहसील कोट डीजी में, खूबसूरत तरीन, इसको दिखाते हैं आपको। इनके दराज ब्यूटी, दराज कद होते हैं, लंबे कान होते हैं, सफेद रंग होता है, और ये नायाब नस्ल की बकरियां, बकरे भी खास तौर पर गौर से देखते हैं। चले देखते हैं भाई। कोट डीजी में नायाब नस्ल की खूबसूरत बकरियां पाली जाती हैं, जिन्हें गुलाबी बकरियां कहा जाता है। सफेद चमकदार जिस्म, लंबे रेशमी कान और खूबसूरती ऐसी कि देखने वाले देखते ही रह जाएं। गुलाबी बकरी सिर्फ जानवर नहीं बल्कि कुदरत का हसीन शाहकार है। गुलाबी जो है
वो ज़्यादा रकम करती है, वो हम ज़्यादातर रखते हैं। इसके बच्चे पालना पड़ते हैं, इसको दूध पिलाना, कोई कोई बच्चा ऐसा भी होता है हाथ से दूध पिलाना पड़ता है। लेकिन क्या है कि नस्ल जो है गुलाबी रखते हैं बहुत। गुलाबी नस्ल बकरियों के कान लंबे और बड़े होते हैं, जिनकी लंबाई 25 से 30 इंच तक होती है, जिसके नीचे झालर लटकी नजर आती है। गुलाबी बकरियां जितनी खूबसूरत हैं उससे कहीं महंगी भी हैं। एक छोटी बकरी की कीमत 1 लाख से 2-3 लाख तक होती है। गुलाबी नस्ल की बकरी पालने वाले कहते हैं अगर इस नस्ल की सरकारी सतह पर अफजाइश की जाए तो कीमती ज़र मुबादला कमाने के साथ साथ बकरियों की तादाद में भी वाज़े इजाफा किया जा सकता है। कैमरा टीम के साथ अली खान, 365 न्यूज़, कोट डीजी। माशाल्लाह, ब्यूटीफुल ब्यूटी। इन बकरियों के कान पकड़ के खींचे तो मिसोजिनिस्ट तो नहीं कहा जाएगा? क्यों नहीं कहा जाएगा? खबरदार, सोचना भी नहीं। इतनी प्यारी बकरियां। और कराची से बात करते हैं अली वासे से। जी अस्सलाम वालेकुम। वो अभी मंडी में मौजूद है और वकार है लाहौर से, वकार अहमद ने लाहौर से ज्वाइन किया है, कराची से अली वासे ने, दोनों मंडियों जो बकरा मैंने बुक कराया था ना वो बहुत ही छोटा है। हाँ, तीनों को मैं दिखाता हूँ ये पैकेज जरा। ये वो जान ने कहा मम्मी नहीं, ये नहीं। अच्छा जी अली, हाँ भाई क्या सूरत हाल है मंडी में? अब कुछ गहमा गहमी बढ़ी है? जी वालेकुम सलाम। ज़ुएब कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? मंडी जो है वो माशाल्लाह अब जो ईद बकरा ईद बिल्कुल चंद रोज़ कबल बकरा ईद का मतलब बाकायदा तौर पर बकरा ईद शुरू हो जाएगी और सुन्नत इब्राहिमी के फरीज़ा अदा करने के लिए शहरी जो है मंडी का रुख कर रहे हैं, जिसमें नॉर्दर्न बाईपास हो गई है और कराची के 14 मुकामात पर जो है वो कमिश्नर के अहकामात के बाद मंडी बाकायदा तौर पर लग चुकी है। इस वक्त कोरंगी का इलाका है, ख़य्यूमाबाद का मुकाम है, मैं मंडी में ही मौजूद हूँ। आपसे हमारी लास्ट टाइम जो शो में बात हुई थी, आपने हमसे कहा था कि अली अब वो मंडी आप दिखाइएगा जहाँ पे कम से कम रेट का जानवर जो आम आवाम ले सकती है, बिल्कुल वो हम आपको यहाँ लेके आएँ। और ये कोरंगी ख़य्यूमाबाद की मंडी है। अली वासे लग रहा है आपके पीछे समुंदर है, पता नहीं मुझे तो वीडियो में लग रहा है पीछे नहीं, समुंदर नहीं है, पीछे लग रहा है ना, पीछे लग रहा है समुंदर है। नादिया ये जो बछिया खड़ी हुई है और हम जो पहले नॉर्दर्न बाईपास पे गए थे वहाँ तो रेट ही लाखों के ऊपर आ रहा था, मगर अब ये हमने बात की है तो ये तकरीबन 2,40,000 रुपये इसकी कीमत इन्होंने लगाई है। हमने भी बात की है तो उसमें इन्होंने 2,20,000 रुपये इन्होंने कर दिए, जबकि कुछ यहाँ पे जानवर जो है शुरू हुए 1,75,000 से लेके तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए के जानवर यहाँ मौजूद हैं। अगर हम बकरों की, आपने नादिया बकरे का आपने बोला कि हमने बकरा आपका बुक करा था, उसका कद छोटा है, मगर यहाँ पे हमारे साथ एक नौजवान भी मौजूद है जो उमरकोट के रिहायशी है और LLB के स्टूडेंट भी है, पंजाब से LLB कर रहे हैं और ये बकरे भी यहाँ पे बेच रहे हैं, व्यापार है, शफीक इनका नाम है। ये बताइएगा आपके पास जो बकरे मौजूद हैं वो आपने अभी हमें बताया कि 50,000 रुपये से लेके 80,000 रुपये तक आपके पास बकरे मौजूद हैं और कम भी हो जाएगी, गुंजाइश भी हो जाएगी। आप ये बताएं कितने बकरे हैं और क्या इसके रेट आप करेंगे? जी सबसे पहले 365 का शुक्रिया जिन्होंने हमारी लोकेशन कराची के लोगों से शेयर करने में हमें मदद फराहम की। और हमारे पास जो बकरे हैं अभी इस वक्त 100 के नियर टू बकरे हैं और जो रेट है हमारा वो स्टार्ट होता है 50,000 से लेकर 80,000 तक, तो बीच में डिफरेंट रेट हैं क्योंकि हर बकरे का कद, वजन और खूबसूरती देख के उस हिसाब से रेट बताया जाता है। 50,000 वाला दिखाएं जरा, 50,000 और 80 वाला भी दिखाएं। जी 50,000 वाला जरा बकरा बताएं कौन सा है? जी 50,000 वाला अभी तो थोड़े बकरे लाइव शो पे ना हम थोड़ा ये बकरा डील भी कर सकते हैं अच्छा सा। ये दिखाओ कौन सा? ये जो मुंह खोल के हंस रहा है बकरा, ये 50,000 रुपए का है। हंस रहा है? जी ये तो मैं भी रहा हूं। अपना रेट सुन के ये हंस रहा है कि मुझे इतना सस्ते में कराची के लोगों के लिए दिया जा रहा है। अच्छा, जो ज़ुएब ये जो 50,000 का बकरा है इसमें कम से कम 32 किलो का वजन होगा और अगर हम बात करें 80,000 रुपए की तो 40 किलो से जायद का बकरा यहाँ मौजूद है। और वो दिखाएं जरा, 80,000 वाला दिखाएं, थोड़ा बेहतर बजट बढ़ाना पड़ेगा जी। 80 वाला भी जरा दिखा दे, फिर हम लाहौर जाएंगे। 80,000 रुपए वाला बकरा आप जरा बताएं। ये वाला जो बकरा है ये 80,000 रुपए का बकरा, ये ठीक है, जानदार बकरा। अली प्लीज इसके ऊपर ना कोई निशान लगा दें। अगर नादिया प्लीज निशान लगा दें इस बकरे के ऊपर। आई एम इंटरेस्टेड कि इसको ये हम खरीद सकते हैं, है ना? नहीं लाहौर से बकरा कैसे मंगवाएं? ये देख रहे हैं अब ये
डायरेक्टर कह रहे हैं लाहौर वालों से भी बेहतरीन बात कर है लेनी अली, जबरदस्त हो गया ये है। तो अली प्लीज इसके बेहतरीन ऊपर बकरा कोई है ना, इस और, पे निशान लगा दें, इस पे कोई निशान लगा दे, कोई नेल पॉलिश ये के, निशान किस लगा चीज का दें इस निशान पे। लगाएं भाई? ये मार्कर से निशान लगा दें नादिया खान। ये 365 लिख दें अगर आप 365 जी 365 से अगर आप आएंगे तो हम आपको और भी रियायत देंगे, और आप आए यहाँ पे मार्केट देखें, जाना और पड़ेगा जी। अपनी पसंद का बकरा लें, और कीमत में भी ये गुंजाइश कर लेंगे। बेहतरीन हो गया अली, अजान नाम बेहतरीन। का लड़का आएगा बच्चा, प्लीज उसको वो बेहतरीन हो पसंद गया, करेगा। जबरदस्त। आपने मंडी का हवाला में बताया 50,000 से लेकर ये जो मवेशी मंडी है, इस मवेशी मंडी में अगर हम बड़े जानवर की बात करें तो 2000 तक के जानवर यहाँ मौजूद हैं, जबकि बकरों की 1000 से जायद जो है बकरे दुम्बे यहाँ मौजूद हैं। और कम से कम जो नॉर्मल जो शहरी होते हैं, जो एक घर में जो लोग मिल के ज्वाइंट तौर पर जो है वो कुर्बानी करते हैं, उनकी जेब जो सबके लिए मौजूद है। बिल्कुल अली, बहुत शुक्रिया। उस हिसाब से Thank you। वो वहाँ बकार जो है वो खतरे में है, वो किसी चीज को भगा रहे हैं, क्या मक्खियाँ भगा रहे हैं, बकरों को साइड पे अली हमारे साथ ही रही है, समझ आ बकार, रहा। अब आप बताएं। जी बकार आई ओके जी। नादिया, आपको सुबह बखैर। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वो एक अलग बात है कि यहाँ पे बड़े जानवर मौजूद हैं। नमकीन ईद के करीब आते ही लाहौर में 11 मुकामात पर मंडियाँ लग चुकी हैं, जिनमें शाहपुर कांजरा है, सकियाँ पुल है, महमूद बूटी है, और मैं खुद इस वक्त मौजूद हूँ बनावा मंडी में। यहाँ पर दूर दराज से मुल्क के कोने कोने से जो व्यापारी हजरात हैं वो छोटे बड़े जानवर लेकर आए हैं ताकि उन्हें बेचा जा सके। बकार और आपकी अगर ज्यादा बात की कलरफुल जाए मंडी है, कराची वाली छोटे देखे बकरे- कोई कलर नहीं, वहाँ कितना कलरफुल है, नहीं कितनी अच्छी वो उसमें सेटिंग की हुई है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे आपको हर कलर का बकरा भी मिलेगा, हर कलर की जो गाय है, बैल है, वो मिलेगा। अगर छोटे बकरे की बात कर ली जाए जिसका वजन 35 से 40 किलो है, तो उसको अगर आपने खरीदना है तो आपकी जेब में कम से कम 1.5 से 2.25 लाख रुपया होना चाहिए। ये मंडी कराची से थोड़ी सी महंगी लग रही है मुझे, जैसे अली बता रहे थे। और हाँ, दूसरी हमारे जानिब- कराची में तो बेहतर रेट चल रहे हैं और भाई बकार। दूसरी जी हाँ, यहाँ पे जरा रेट ज्यादा है। क्या वजह? दूसरी जानिब अगर बड़े जानवर की बात कर ली जाए, शायद वो ये समझते हैं कि लाहौरिये हैं, इनको बेवकूफ़ बनाना थोड़ा सा आसान है, ऐसा लग रहा है। ऐसे चूंकि कुछ लोगों से मेरी बात हुई है, लेकिन लाहौरिये जो हैं वो बड़े अच्छे अंदाज में पैसे खर्चे हैं, सोच समझ के पैसे लगाते हैं। और अगर बड़े जानवर की बात कर ली जाए जिसका वजन 4 से 5 मन है, तो उसके लिए आपको अपनी पॉकेट में कम से कम 4 से 5 लाख रुपया रखना होगा। यहाँ पे मैं खरीदारी की बात कर लूँ तो खासतौर पर छोटे बच्चे हैं, वो अपने पेरेंट्स को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं कि बाबा हम स्टडी नहीं करेंगे, हम खाना नहीं खाएंगे। जी, मेरा बेटा भी यही कुछ कर रहा है। मियाँ को घर नहीं लाएंगे। बिल्कुल सही बात। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। तो जो पेरेंट्स हैं वो खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं कि इतने ज्यादा इनके रेट्स हैं, तो फिर कैसे मामला बनेंगे। बकार जरा दिखाएं दूसरी आप, जानिब मैं आपको ये भी बताता चलूं कि 80,000 में हमें लाहौर में जी। क्या मिल रहा है, हम कंपेयर करें ना दोनों को, तो आप बताएं 80,000 में लाहौर में मुझे बकरा, क्या मिल ये जरा सकता है? पैन करते हुए जाहिद जी। दिखाइएगा, ये दिखाइएगा साइड पैन करता हुआ जरा देखिएगा। यहाँ पे बकरे भी मौजूद हैं, इस साइड के ऊपर, राइट हैंड साइड के ऊपर आपको बकरे नजर आएंगे। ये बकरे दिखाइएगा। अच्छा, ये बड़ा जबरदस्त इन्होंने यहाँ पे इंतजाम किया है। यहाँ पे पार्किंग का वसी इंतजाम है। यानी अगर पिछले साल की बात की जाए तो यहाँ पे पार्किंग का बहुत इशू था। बनावा मंडी है ये लाहौर की। ये छोटे बकरे हैं, ये देख लें आप, ये आपको मिल जाएंगे यहाँ पे 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख वजन के मुताबिक इनकी कीमत है। दूसरी जानिब मैं नादिया आपको ये भी बताता चलूँ, चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो जहाँ पे इंसान दिन में 2-2, 3-3 बार नहा रहा है, तो बड़े जानवर जिन्होंने अभी से खरीद रखे हैं वो कम से कम बड़े जानवर को 2 बार नहलाएं, और जो बकरे जिन्होंने लिए हैं वो कम से कम दिन में 1 बार नहलाएं। और बकरे को नहलाते हुए एक बात का ख्याल रखना है कि बकरे को नहलाते हुए उसके कान या मुंह में पानी नहीं जाना चाहिए। अगर उसके कान या मुंह में पानी चला गया खुदा ना खास्ता, तो वो ईद आने से पहले अल्लाह के पास पहुंच अच्छा बकार, इंतजामात से मुताल्लिक भी बताएं जरा, ये कि चारे की कीमत क्या है, फिर यहाँ पर आ रहे हैं तो वो जो टिकट मिलता है उससे मुताल्लिक, या थेफ्ट भी होता है, धोखेबाजी भी होती है, इंतजामिया ने क्या ऑनलाइन कुर्बानियां होती है, ऑनलाइन कितने लोगों के साथ फ्रॉड होता है कि जी घर आ जाएगा बस आपके गोश्त, जरूरी जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसी है। अगर पार्किंग की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पार्किंग के अच्छे इंतजाम हैं, लेकिन अगर शाहपुर कांजरा की बात की जाए तो वहाँ पे ऐसा लगता है कि कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। सरकारी रेट जो है बड़े जानवर को मंडी से बाहर ले जाने का वो 300 रुपये फिक्स है जो सरकारी रेट है, लेकिन 1500, 1700, 2000 जहाँ उनका दिल चाह रहा है इंतजामिया का, वहाँ पे वो रखे उसको छुरी फेर रहे हैं, यानी जो खरीदार है। दूसरी जानिब अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे मनावा में पानी का कोई सिस्टम नहीं है,
बोर करवाया यहाँ पे लोगों ने, व्यापारियों ने। सही है। 20-20 हजार, 25-25, इवन 50-50 हजार रुपए दे के बोर करवाया है। तो बिल्कुल ऐसे ही। ऑफकोर्स यहाँ थोड़ी सी परेशानी उस तरह है, लेकिन अभी ईद जैसे ही चांद नजर आएगा तो फिर खरीदारों का एक रश जो है जी जी वो यहाँ जी देखने को बिल्कुल, जैसे जैसे बकरीद करीब थैंक आएगी। यू जी, बहुत शुक्रिया। वैसे कहते हैं ना ईद वाले दिन भी ना अगर आप ये एक दिन महंगे मिलेंगे, फर्स्ट डे अगर आप जाके बकरे खरीदते हैं तो सस्ते मिलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, हाँ, क्योंकि वो हो चुका होता है ना, सारा व्यापारी भी अपना पैसा कमा चुके होते हैं, तो वो कहते हैं बस अब तो निकाल लेंगे चीजें। अली वासे ने भी हमें ज्वाइन किया और वक़ार ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मंडियों का अहवाल हम आपको देते रहेंगे, लेकिन एक चीज़ है जो ख़वातीन की बड़ी दिलचस्पी का बायस है और वैसे भी इन्वेस्टमेंट के लिए भी लोग, वो क्या चीज़ है ऐसी? जी गोल्ड है, लेकिन अब तो मतलब बस रह ही गया। जो पिछला चलते हुए आ रहे हैं ना अपनी नस्लदार नस्ल, जो गोल्ड के सेट और जो गोल्ड बच गया, बस वही है। क्योंकि अब खरीदना गोल्ड इस टाइम इतना मुश्किल हो गया है, महंगा होता जा रहा है। बिल्कुल महंगा होता जा रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में क्यों महंगा हो रहा है और ये क्या वजह है इसकी? मकामी मार्केट में खरीदारों के लिए कीमती धात मजीद महंगी हो गई है। थोड़ा सा आपको बताते हैं, ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक फी तोला कीमत में 3,100 रुपए का इजाफा हुआ है और उसके बाद सोने की नई कीमत 3,54,100 रुपए तक पहुंच गई है। जब सस्ता होता है ना, इतना शोर मचता है, और कितना होता है 10 रुपए सस्ता, 100 रुपया सस्ता, महंगा होता है तो हजारों में महंगा होता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो मलेशिया से मैं ज्वाइन किया है, इकोनॉमिस्ट है ज़ीशान शाहिद साहब ने, उनसे जरा जानते हैं कि आलमी मार्केट में क्या रुझान चल रहे हैं और क्यों महंगा हो रहा है, की कीमत क्यों बढ़ती जा रही है और आगे फोर्सी क्या किया जा रहा है। ज़ीशान, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया हमें, जरा बताइए इससे मुतालिक। इस वक्त जो गोल्ड की प्राइस में एक अपसर्ज आया हुआ है, उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। पहली वजह यह है कि सेंट्रल बैंक की बाइंग हो रही है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट रीज़न है वो डॉलर का डिप्रिशिएट होना। आपको पता होगा कि डॉलर और गोल्ड का एक इन्वर्स रिलेशनशिप है। इन्वर्स रिलेशनशिप का क्या मतलब है? जब डॉलर नीचे जाता है तो गोल्ड ऊपर जाता है। इस साल डॉलर जो है वो 8.2% जो है वो नीचे जा चुका है और गोल्ड की जो प्राइस है वो इस वक्त 28% जो है वो राइज कर गई है ईयर टू डेट, जिसकी वजह से जो गोल्ड में जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि जो जियोपॉलिटिकल रिस्क है और एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो कंपेल कर रहे हैं इन्वेस्टर्स को कि वो गोल्ड में पोजीशन लें। और हम उसी एरा में आ गए 1970s के, जब गोल्ड, सिल्वर और ऑयल में एक अपसर्ज आया था। तो मेरा ख्याल है जो इंटरेस्ट है गोल्ड में ये इसी तरह रहेगा और अगले 3 से 4 साल में गोल्ड की प्राइस मजीद बढ़ेगी। अच्छा, ये बढ़ती जाएगी। सर आप ये बताएं कि एक तो हमें समझ आता है कि मुझे शादियों में गोल्ड लेना होता है, आम लोगों को यही लगता है कि बस ये गोल्ड का काम है कि शादियों में ले लिया, गिफ्ट करने के लिए ले लिया। इसके अलावा लेकिन अगर देखा जाए इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड किस तरह से इस्तेमाल होता है? गोल्ड जो है मोस्टली अगर आप देखें जो सोफिस्टिकेटेड और स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं वो अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाए 1970 एराज में, तो उसमें जो लोगों ने ज़्यादातर अपने पैसे बनाए थे उनमें टेंजिबल एसेट्स में पोजीशन ली थी। टेंजिबल एसेट्स का मतलब है रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में, गोल्ड और सिल्वर में, आर्ट्स में, एग्रीकल्चर में। तो जिन लोगों ने उस जमाने 1970s में उन्होंने प्रॉफिट किया था वो यही टेंजिबल एसेट्स में पोजीशन ली थी। मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ कि गोल्ड की प्राइस 1971 में $35 पर आउंस थी और 20 जनवरी 1980 को गोल्ड की प्राइस $850 पर आउंस हो गई। तो अगर आप स्ट्रेट मैथ्स करें, इट्स 2328% इंक्रीज इन अ स्पैन ऑफ 9 इयर्स। तो हम भी उसी एरा में दोबारा आ रहे हैं। ये गोल्ड का थर्ड बुल रन है। पहला बुल रन था 1971 से 1980 तक। सेकंड बुल रन शुरू हुआ 1999 से 2011 में तक गया, जब गोल्ड की प्राइस 1999 में $275 पर आउंस थी और 2011 में गोल्ड की प्राइस $1,923 पर आउंस हुई 6 सितंबर 2011 को। और जो थर्ड बुल रन है ये शुरू हुआ है 2015 से, जब 16 दिसंबर 2015 को गोल्ड की प्राइस थी $1,050 पर आउंस और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ गोल्ड की प्राइस जो है $3,350 पर आउंस है। लेकिन सर मुझे मजीद बढ़ेगा, अब इसका कम होने के आपको चांस नहीं लगता?
ये मार्केट ऊपर भी जाती है, मार्केट्स नीचे भी जाती हैं। गोल्ड में एक थोड़ा सा करेक्शन भी आया था, जब लोग प्रॉफिट बनाते हैं तो वो अपना गोल्ड बेच भी देते हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ी सी स्टेटिस्टिक्स बताता हूँ ताकि आपके व्यूअर्स देखें कि गोल्ड में इस वक्त कितनी ज़्यादा अपसर्ज है। बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी बैंक और यूबीएस की जो फोरकास्ट है इस साल के लिए वो है $3,500 पर आउंस, और जेपी मॉर्गन की फोरकास्ट है $3,400 पर आउंस, और गोल्डमैन सैक्स की जो फोरकास्ट है वो है $3,700 पर आउंस। और हमारी जो IQI की फोरकास्ट है वो इस साल है कि इस साल गोल्ड जो है वो $3,850 पर आउंस पे जाके ट्रेड करेगा साल के आखिर में। तो अभी भी जो है मार्केट में एक्सपेक्टेशन है कि 300 से 500। लेकिन सर एक आम आदमी के लिए मुझे बताएं, एक आम आदमी के लिए हम जो वैसे देखते हैं लोगों ने तो खरीदना छोड़ दिया है, बाइंग तो गोल्ड की नहीं हो रही है, तो यानी ये बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो बाइंग कर रहे हैं, तो कैसे इसकी डिमांड कैसे बढ़ रही है? डिमांड इसलिए बढ़ी है क्योंकि बहुत सारे ममालिक इसमें बाइंग कर रहे हैं, और जब सेंट्रल बैंक बाइंग करे तो उसमें एक मजीद इंटरेस्ट शो होता है। उससे पता चलता है कि लोगों में जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं उनको जो फाइनेंशियल मार्केट फ्रेजिलिटीज हैं, जो कमजोरियां हैं, जो अनसर्टेनिटीज है, जो नर्वसनेस है वो नजर आ रही है, क्योंकि ये सिस्टम जो है ये स्टेबल नहीं है। तो गोल्ड, प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर, आर्ट्स, ये वो एसेट क्लासेस हैं जो आपको स्टेबिलिटी देती है। लेकिन और इनसे प्रोडक्टिविटी नहीं आती उस तरह। ये भी है ना सर कि इनसे प्रोडक्टिविटी और आपकी जो ग्रोथ है वो टारगेट्स अचीव नहीं करते हैं आप अगर यहाँ इन्वेस्ट करते हैं तो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि गोल्ड जो है कोई प्रोडक्टिविटी अचीव नहीं करके देती, लेकिन ये है कि आपको स्टेबिलिटी देती है। हाँ, तो जो इन्वेस्टर्स हमसे बात करते हैं उससे मैं हमेशा दो सवाल करता हूँ कि डू यू वांट पीस ऑफ माइंड और डू यू वांट टू हैव स्लीपलेस नाइट्स। तो 90% जो इन्वेस्टर्स हैं वो यही कहते हैं वी वांट पीस ऑफ माइंड। तो जिन लोगों को पीस ऑफ माइंड चाहिए तो वो नॉर्मली प्रॉपर्टी में, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। रियल एस्टेट हैज बिकम अ न्यू ग्लोबल करेंसी। हमारी खवातीन जो हैं वो बड़ी स्मार्ट है, और मैं हमेशा कहता हूँ मेरी 7 खालाएं, 35 फीमेल कजन्स, मैं जब बड़ा हो रहा था तो मुझे लगता था कि ये खवातीन जो हैं ये पैसे ज़ाया कर रही हैं, लेकिन अब जाके ये अंदाजा होता है कि हमारी खवातीन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, मलेशिया, चाइना, इंडोनेशिया, इन ममालिक की खवातीन जो है, एशियन जो कल्चर है उसमें ये है कि गोल्ड में पोजीशन लें, सिल्वर में प्रॉपर्टी खरीद लें। आपने देखा होगा दुबई की प्रॉपर्टी किस तरह जो है वो बूम कर रही है। तो मेरा ख्याल है हमारी खवातीन जो हैं और उनको हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स मतलब जब कहें ख्वाहिश जाहिर करें तो मियाँ को लेके देना चाहिए, पैसे होने चाहिए उसके लिए। हाँ थोड़ा थोड़ा। और ये क्या थोड़ा थोड़ा जो है ना, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन। अच्छा, आई नो सम विमेन व्हाट देव डन इज के शादी के टाइम से, यंग एज से थोड़ा थोड़ा गोल्ड ले रही थी, थोड़ा थोड़ा जमा जमा जमा। तो आप कुछ सोचें कि अगर उन्होंने 20 या 18 की उम्र से शुरू किया, 40-45 में उनके पास कितनी सेविंग हो गई। लेकिन अब समझती हैं आप वो स्टेज है नादिया, थोड़ा थोड़े की भी कोई स्टेज है? बिल्कुल है। जब भी आपके पास पैसा इतना इकट्ठा, क्योंकि देखें ये जो बैग्स में इन्वेस्ट करना, फजूल में घड़ियों में इन्वेस्ट करना, कपड़ों पे इन्वेस्ट करना, इतनी महंगी महंगी ये चीजें लेके, जूते, डिजाइनर, ये वेस्टेज है, ये फजूल चीज है। ये आप लाखों में जाती हैं चीजें, तो उससे बेहतर है कि आप गोल्ड ले लें, वो कम से कम आपका वही है, बढ़ेगा भी, आपको कुछ रिटर्न देगा। इन चीजों पे तो पैसे बिल्कुल वेस्ट नहीं करने चाहिए। एक्सपर्ट बता रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में मजीद ये बढ़ने की पेशगोई है और सोने की कीमत लेना चाहिए। बिल्कुल, जितना जैसे पैसे आपके जमा होना, थोड़ा 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 गोल्ड आप जो है ना वो अपनी जिंदगी में लेते रहें। मैं जरा देखूं कितने सिक्योरिटी है। ज़ोहेब, तुम एक पिन ले लो गोल्ड। 100 रुपए का कितना आ जाएगा गोल्ड? ज़ोहेब को एक पिन गिफ्ट करेंगे। जी हाँ बिल्कुल। अब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कीप वाचिंग Rise and Shine on 365 News. Good morning everyone. 100 रुपए भी नहीं निकले आप। कुदरती हुस्न से माला माल खैबर पख्तूनख्वा का कबायली जिला औरंगज़ई गुज़िश्ता चंद साल से सयाहों की तवज्जो का मरकज है। हर साल लाखों सयाह औरंगज़ई के तारीखी और सियाहती मकामात का रुख करते हैं। औरंगज़ई में समाना की खूबसूरती, संतपूक टॉप की आबो हवा और घने जंगल, ख्वाजा खिजर में पानी के ठंडे चश्मे सयाहों को अपनी जानिब खींच लाते हैं। ठंडे ठंडे चश्मे यहाँ पे, जैसा कि ख्वाजा खिजर है, वहाँ की बहुत बहती नदियाँ हैं। और जैसे ही हम जो औरंगज़ई में एंटर हुए हैं तो खूबसूरती शुरू हुई है और बहुत ही प्यारा इलाका है।
मुल्क भर से आने वाले सयाह जिला औरंगजेई की खूबसूरती और मकामी लोगों की फराग दिली और मेहमान नवाजी के गर्विदा हो जाते हैं। अगर सियाहती मकामात पर सहूलियात फराहम की जाएं तो औरंगजेई में सियाहत मजीद फरोग पा सकेगी। अनवर औरंगजेई, 365 न्यूज, जिला औरंगजेई। ये जो ट्रेंड शुरू हुआ ना कोविड के टाइम पे कि लोगों को एहसास हुआ कि भाई हम अपना मुल्क देखें, उससे पहले इतनी टूरिज्म नहीं थी। और ये कराची जी सिंध वगैरह से तो वैसे लोग, क्योंकि डिस्टेंस इतना ज्यादा है, वो तो कितने लोग थे जो कभी जिंदगी में मरी नहीं देखा था। मैं हैरान थी कि आपने मरी नहीं देखा, लेकिन ये कि था ही नहीं कुछ ऐसा ट्रेंड। अब ये माशाल्लाह अब ये लोगों की आदत बन गई है कि भी हमने गर्मियों में बच्चों को लेके जाना है छुट्टियों पे। ये बिल्कुल कल्चर होना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कुदरती हुस्न से मालामाल है पाकिस्तान, कल्चर हेरिटेज बहुत ज़्यादा है, तो उसको एक्सप्लोर करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि पूरी दुनिया में जैसे आप चीज़ें जगह देखते हैं बिल्कुल वैसी ही है, उसी स्टैंडर्ड की है। लेकिन बस थोड़ा सा सहूलियात, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह अगर हो जाएगा तो हम ज़्यादा इस काबिल होंगे कि इसको प्रमोट किया जाए। तो टूरिज्म एक्सपर्ट फातिमा अली ने हमें ज्वाइन किया, उनसे ज़रा जानते हैं और कौन कौन सी ऐसी जगह हैं पाकिस्तान में जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं की गई। फातिमा, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। एक तो हमने ज़िला औरंगजेई दिखाया, इतना बेहतरीन, लोग अब जा भी रहे हैं वहाँ। मजीद पाकिस्तान में कौन सी जगह अनएक्सप्लोर्ड हैं जो अनएक्सप्लोर्ड में? अनसीन वैलीज कुछ स्कर्दू में भी मौजूद हैं, कुछ उंजा में मौजूद हैं, इवन के सवात साइड पर भी कुछ वैलीज ऐसी हैं जो भी अनसीन हैं। कश्मीर साइड पर भी कुछ ऐसी वैलीज हैं जो अनसीन है अभी तक। जी, तो फातिमा ये बताएं कि अभी इस साल किस जगह ज़्यादा काम हुआ है, बेहतर फैसिलिटीज़ हैं, होटल्स वगैरह, टूर्स वाली कंपनीज भी हों जो लेके जा रही हों, एक्टिविटीज़ भी हों, वो कौन से एरियाज़ हैं? सवात साइड पर अगर आप जाएंगी तो काफी मॉडर्नाइज हो गया है। फातिमा थोड़ा ऊंचा बोले, आवाज नहीं आ रही। फातिमा थोड़ा सा ऊंचा प्लीज। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, आप बताएं। मैं ये अर्ज करना चाहूँगी कि सवात साइड जो है वो काफ़ी डेवलप्ड हो गया है, होटल के हवाले से, एक्टिविटीज़ के हवाले से, एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ जिसे हम कहते हैं, पार्क्स हैं, चेयर लिफ्ट्स हैं, वाटर स्पोर्ट्स हैं। तो इस हवाले से अगर आप सवात की साइड जाना चाहेंगी तो वो ज़्यादा डेवलप्ड एरिया है। और इसके अलावा अगर आप जो है बल्तिस्तान की तरफ जाती हैं, उस गर्दू में आपको लॉट्स ऑफ जो है वो एक्टिविटीज़ करने को मिल जाएंगी। डिज़र्ट में जैसे डिज़र्ट सफारी है, मोटर ग्लाइडिंग है, इसके अलावा वाटर स्पोर्ट्स में आपके पास राफ्टिंग हो गई, बोटिंग हो गई, जेट स्की हो गई, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेंगी। और इंटरनेशनल टूरिस्ट मुझे बताएं कि उनको अट्रैक्ट करने के लिए क्या जरूरी है, क्योंकि देखें पूरी दुनिया में यूरोप में घूमते हैं वो, पाकिस्तान ज़रा कम कम ही आते हैं, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल का हालांकि ऐसा कुछ है नहीं। तो आप क्या समझती हैं, आपने क्या निशानदेही कि इंटरनेशनल टूरिस्ट कैसे आएगा पाकिस्तान? इंटरनेशनल टूरिस्ट देखें, सबसे पहली चीज़ अगर देखा जाए तो पर्सनली जो मेरा अपना एक एक्सपीरियंस रहा है, मेरे पास इंटरनेशनल टूरिस्ट भी मौजूद हैं, तो दे आर जस्ट लाइक हमारी तरह नहीं है। पाकिस्तानी को बड़े कंफर्ट जोन चाहिए होता है, लेकिन उन्हें कंफर्ट जोन से ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर करना और हमारे जो ट्रेडिशनल हेरिटेज है उसको एक्सप्लोर करने का उन्हें बड़ा शौक है। उनको मीन वाइल ये है कि अगर हम अच्छी अकोमोडेशन प्रोवाइड करें, और जो कि पाकिस्तान में काफ़ी बेहतर हो गई है अकोमोडेशन, इसके अलावा प्रोफेशनल ड्राइवर्स हमें बहुत रिक्वायर्ड हैं, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे तो इंटरनेशनल जो हमारे पास टूरिस्ट हैं वो आएंगे और आते भी हैं। क्योंकि मैंने उनको एक चीज़ यही ऑब्जर्व की कि उन्हें प्रॉपर गाइड करने वाला बंदा होना चाहिए जो उनकी लैंग्वेज को समझ सके, इंटरप्रीट कर सके और उनको उनकी बताए, क्योंकि वो ऑलरेडी रिसर्च कर आते हैं। और ज़बरदस्त बूमिंग इंडस्ट्री है, बाकी लोगों को इसमें आना चाहिए और हैं भी। अच्छा, आप क्या एडवाइस करेंगी कि बेस्ट वेदर के हिसाब से भी टाइम कौन सा है ट्रैवल करने का, क्योंकि बारिशें भी प्रिडिक्टेड हैं, उसमें लैंडस्लाइडिंग भी होती हैं, हादसे भी बहुत होते हैं, तो कौन सा आप मतलब टाइम पीरियड बताएंगी? जून, जुलाई, अगस्त में? देखिए, जून से, अभी जून स्टार्ट हो रहा है, गर्मियां हैं, आपको पता है अभी पूरे पाकिस्तान में गर्मी की लहर है। आई सजेस्ट शॉर्टेस्ट एंड क्यूटेस्ट रूट जिसे हम कहते हैं, मैं नारायण को सजेस्ट करूंगी। वहाँ पर आपको वाटर एक्टिविटीज़ जैसे राफ्टिंग जैसी फैसिलिटी होगी या एक्टिविटी जिसे हम कहते हैं वो करने को मिलेगी, प्लस रूट थोड़ा सा शॉर्ट है और बहुत अच्छा है। और वहाँ पर आपको वेदर जो है वो ऐसा मिलेगा जैसे ठंड है, तो लोगों को ये एक प्लस पॉइंट है कि इतनी गर्मी से निकल के वो इतने अच्छे मौसम में चले जाएंगे। प्लस आप प्रिंसेस कर भी जाएं, लेकिन एक बात मैं इस वक्त अगर मैं इस मीडिया पे आ रही हूँ तो आपको सजेस्ट करना चाहूँगी, अभी आपने टीवी पे भी देखा होगा वो जो 4 लड़कों का एक एक्सीडेंट हुआ है, तो मेरी बहुत मुद्दबाना गुजारिश ये है कि देखें, चंद पैसे बचाने के लिए और अपने आप को एडवेंचरस साबित करने के लिए अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करके उस रोड पर नहीं जाए। ये 15 साल से मैं देख रही हूँ कि उस रोड पर वो अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी स्लाइडिंग होती है, आप उसको प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते। तो आप उनके लोकल जो ड्राइवर्स मौजूद हैं आप उनको लेकर जाएं और फिर एंजॉय करें। यानी कहां तक ड्राइव दोबारा बताइएगा, ये बात दोबारा कहिएगा जरा प्लीज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। जगलोट रोड कहलाता है, अस्तक नाला और कुंजी के दरमियान ये हादसा हुआ है और वो रोड ऐसा ही है जहाँ स्लाइडिंग बहुत होती है।
तो फैमिलीज को मैं स्पेशली कहूँगी कि वो अवॉइड करें कि खुद ड्राइव करके ना जाएं, प्रोफेशनल ड्राइवर्स को हायर करें, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा होता है कि अभी क्या स्लाइडिंग का सीन है। तो प्लीज़ अपनी जानों के साथ ना खेलें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। मैं बहुत देर से इसको एक्सप्लोर कर रही थी और देख रही थी, तो अच्छा है कि एक प्लेटफॉर्म में मैं अगर मैसेज दे सकूं कि प्लीज़ चंद पैसे बचाने के लिए और अपने आप को एक एडवेंचरस प्रेडिक्ट करने के लिए ये अपनी जान के साथ। और लोग बड़ी छोटी गाड़ियों पे पहुंच जाते हैं कि अरे ये गाड़ी कहीं भी चली जाती है, छोटी छोटी गाड़ियों में फैमिलीज को बिठा के ले जाते हैं, कितनी गलत बात है। बिल्कुल ऐसे, और मैं मना करना चाहिए। मैं आपको कहूंगी कि आप खुद अपनी तरफ से इस बात को फैलाएं। देखें, जान इस वक्त जो है बहुत कीमती है बजाय पैसे, गाड़ी और एडवेंचरस होने के। अगर आप किसी प्रीमिसेस में रहते हुए चीजें करेंगे तो बहुत अच्छा है। एनीवेज, मैं बताना यही चाहूंगी कि जून से लेकर सितंबर तक आप मुंजा, करदू, नारान, सवात, कश्मीर, इन तमाम इलाकों में बेखतर होकर ट्रैवल कर सकते। और वहाँ इंतजामिया और गवर्नमेंट का क्या सूरत हाल है? एडमिनिस्ट्रेशन सही काम कर रही है? छोटे बड़े जो शहरों में आप बहुत अच्छी है। देखें, जगह जगह टूरिस्ट सेंटर कायम हुए हुए हैं। अगर आप गौर करें, टूरिस्ट सेंटर के जो नंबर्स हैं वो गूगल पर आपको मिलेंगे। अब इतना मॉडर्न ज़माना है, आप अपनी वेदर की प्रेडिक्शंस को देखते हुए निकलें और टूरिस्ट सेंटर्स के नंबर अपने पास रखें। लोकल सिम्स वहाँ की परचेज करें, जैसे एस्कॉम एक नेटवर्क है जो नॉर्दर्न एरियाज में चल रहा होता है। एटलीस्ट अपनी फैमिली के साथ कनेक्टेड रहें, किसी ऐसे इमरजेंसी पर्सन के साथ कनेक्टेड रहें। बिल्कुल। और प्लीज वाकई जो बच्चे एडवेंचर पे चले जाते हैं ना, साथ लड़के, बिल्कुल बहुत जरूरी है कि इनको सही तरह गाइड करके भेजा जाए। इनसे सवाल जवाब करें फैमिलीज के, किसके साथ जा रहे हैं, और कोई अगर टूर के साथ जाएंगे तो अच्छा है। जी, स्नोफॉल होती है बहुत ज्यादा, हादसा उसकी वजह से भी होता है। इतनी खतरनाक ये सड़कें हैं ना कि अब अभी चूंकि बारिशें वेरी वेरी डेंजरस। तो बिल्कुल, अभी इस वक्त डेंजरस जो सबसे रोड है वो जो हिंजा से स्कर्दू का रूट जा रहा है, वो अब तक सबसे डेंजरस इसलिए कि अभी बारिशें शुरू होंगी, स्लाइडिंग शुरू होती है। देखें, लोगों का क्वेश्चन ये कि रोड की साइड कोई चीज बनाई जाए। देखिए, मैंने अपनी आंखों से देखा है, बड़ा सा पत्थर गिरता है, वो रोड ही खत्म हो जाता है। तो अवॉइड करें कि स्लाइडिंग की सूरत में बिल्कुल रिस्क ना लें कि मैं तो यहाँ से गाड़ी निकाल लूंगा या चला लूंगा। दिस इज नॉट द जोक, ये जोक नहीं है। वैसे अगर देखा जाए तो हमारे टूरिस्ट सेंटर सारे ओपन होते हैं, सारी फैसिलिटीज मौजूद हैं, अच्छे होटल्स मौजूद हैं, अच्छे टूर ऑपरेटर्स मौजूद हैं। गाइडलाइन लें और फिर निकलें। बिल्कुल ऐसे। थैंक यू सो मच फातिमा, बहुत शुक्रिया, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। वाकई जब भी कुछ इस तरह का ट्रिप प्लान करते हैं तो उसमें देखना, उसको प्लान करना बड़ा ज़रूरी है। एक चीज़ के भाई हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जगह बहुत खूबसूरत हैं, रास्ते जो हैं वो डेंजरस। बिल्कुल, सेफ्टी अगर होगी तो एंजॉयमेंट होगा। और आप कितने भी अच्छे ड्राइवर हो, एक तो हमारे लोगों को फ़ोन पे भी रहना है, टेक्स्ट भी देखना है, बात भी कर रहे होते हैं, घर वालों बच्चों से भी बातें हो रही होती हैं, सारा उसमें एक सेकंड आपका ध्यान इधर उधर हुआ। और लर्निंग रोड की जो बात है ना, कि उनको रास्ते पता है, जो वहाँ के नेटिव्स हैं, जो रहने वाले हैं, उनको रास्ते पता है, कर्व्स का पता है कि कहाँ से टर्न करना है, लैंडस्लाइडिंग हो जाए तो कैसे गाड़ी चलानी है। तो ये एहतियात करें। लेकिन खैर, टूरिज्म एक बहुत बड़ा, अगर हम कहा जाए इसमें फोकस करें हुकूमत, तो बहुत रेवेन्यू हम जनरेट कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, और एक कुछ बस वाले होते हैं जो इतनी तेज चला रहे होते हैं, मुजफ्फराबाद वाली साइड पे जो ऐसे स्पीड कर रहे होते हैं इतनी सी रोड पे, उनको भी मना करें, उनसे कहें जी स्पीडिंग नहीं करनी, आराम से जाना है, सब कहें जी। तो अभी हम अच्छा शो खत्म हो गया, पता भी नहीं चला क्या हो रहा है। इस शो में मसला ये कि पता नहीं चलता कब खत्म हो जाता है। कल आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग एवरीवन।